आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर इंदु जैन हेलो जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत खास दिन है। आप पूछेंगे खास दिन क्या है? तो आज खास दिन ये है कि आज है राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत युवा मनीषी प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन जी का जन्म दिवस। जी हाँ, आज 16 अगस्त है और आज ही के दिन एक युवा मनीषी का जन्म हुआ था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। किस तरह से उन्होंने बनारस से की गलियों से निकलकर बनारस से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, यानी कि उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। ये अपने आप में बहुत रोचक कहानी है और इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जो जुड़ेंगी वो है माँ। जी हाँ, आज का जो हमारा एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम है ये है अनेकांत की कहानी, माँ की जुबानी। तो देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे राज अनेकांत जी के बारे में खुलने वाले हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन जी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, जी हाँ, वो अभी विश्वविद्यालय बन चुका है। विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग में विभागाध्यक्ष हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं और जैन दर्शन के बहुत जाने माने प्रतिष्ठित विद्वान हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है प्राकृत भाषा के क्षेत्र में, और वो है पागद भाषा नाम की पत्रिका निकालना, और वो भी प्राकृत भाषा में। सिर्फ और सिर्फ प्राकृत भाषा में निकलने वाली अपने आप में पूरे विश्व की ये पहली पत्रिका है। ये बात जानकर आपको आश्चर्य इसलिए होगा क्योंकि जब इसका रजिस्ट्रेशन होना था इस पत्रिका का, तो वहां पर इसमें जो नंबर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया, उन्होंने कहा कि ये विश्व की पहली पत्रिका है जो प्राकृत भाषा में निकाली जा रही है। आज तक ऐसी कोई भी पत्रिका सिर्फ और सिर्फ प्राकृत भाषा की नहीं निकली है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, और उनको प्राकृत भाषा जैन दर्शन सब में काम करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपको उनकी कुछ उपलब्धियां, उनके बचपन के राज खुलने से पहले मैं आपको कुछ उनकी उपलब्धियां बता देती हूँ। उनका जो प्रकाशन है वो है, देखिए मैं नाम लूंगी, नाम लेते लेते निश्चित रूप से मैं थक जाऊंगी, पर उनकी ये जो पूरा व्यक्तित्व है इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। उनका 16 ग्रंथों का लेखन और संपादन वो आज तक कर चुके हैं, जिसमें है संवेग चूड़ामणि, षड दर्शनेषु प्रमाण प्रमेय समुच्चय, जैन दर्शन एक झलक, सत प्ररूपणासार, अहिंसा दर्शन एक अनुचिंतन, दार्शनिक समन्वय की जैन दृष्टि, नयवाद प्रवचन सार, आचार्य कुंद कुंद टीका, श्रवण आवश्यक निरुक्ति, वुमेन इन जैनिज्म, भारतीय दर्शनेषु स्यात्वादः, प्राकृत भाषा कंप्यूटर और विज्ञान, प्रमेय कमल मार्तंड सार, और जिन धम्म संयगम, पागद भाषा जो हम आपको बता चुके, 10 धम्म सारों। मतलब हम कहते जाएंगे पर ये कम लगेगा, बहुत सारे कार्य इनके किए जा चुके हैं इनके द्वारा, और ये अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हो चुके हैं। इनको महर्षि वादरायण व्यास पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, महावीर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, शास्त्री परिषद सम्मान, विद्वत परिषद सम्मान, कुंद कुंद ज्ञानपीठ सम्मान, अर्हत वचन पुरस्कार, जैन सिद्धांत भास्कर, युवा वाचस्पति, अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड और दिल्ली सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान। और इन्होंने बहुत योगदान दिए हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, प्रखर वक्ता हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी और विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपनी आवाज के जरिए अपना जो एक जैन धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे अध्येता हैं, और देश विदेश में इन्होंने बहुत सारे अपने आलेख वाचन किया है, बहुत अच्छे वक्तव्य दिए हैं। युवाओं को खासकर प्रेरित करने में इनका अहम योगदान है।
अब मैं इतना मतलब इनका विस्तृत वर्णन है कि अगर मैं बताती जाऊं तो शायद कम पड़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस आयोजित की हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे व्यक्तित्व के अगर ये धनी हैं तो बचपन से किस तरह का इनका एक पारिवारिक माहौल था और किस तरह से ये आगे बढ़े, इसके बारे में हम आज वैसे हम कुछ जो अनदेखे इनके पहलू हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सभी दर्शकों की तरफ से, जितने लोग हमसे जुड़ चुके हैं, हम सभी की तरफ से प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिवस की। जन्मदिवस मंगलमय हो आपका, आप इसी तरह लेखन कार्य करते रहें, हम सभी की शुभकामनाएं हैं। और अब हम जिनको आमंत्रित करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन। मुन्नी पुष्पा जैन जिनके ये ज्येष्ठ सुपुत्र हैं और हम जानेंगे उनके बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें। तो देखिए हमसे जुड़ने वाली हैं। अब थोड़ा सा इंतजार और हमसे जल्दी ही जुड़ जाएंगी डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन। तो अनिकांत की कहानी, माँ की जुबानी, हम जल्दी से बहुत सारी बातें आज सुनेंगे। बस इंतजार खत्म होने वाला है और हमसे जुड़ने वाले हैं। आज की बातें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि आज हम रियल लाइफ स्टोरी सुनने वाले हैं। और वैसे भी जीवन की जो सच्ची घटनाएं होती हैं उनको सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपको अनिकांत जी के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो आपके ज्येष्ठ पुत्र है और आज के दिन आपको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको भी बहुत बहुत बधाई। तुमने भी आज तो अनिकांत का हम वो व्यक्तित्व। सारे हाँ बोलो, बोल रही हो, बोलो कुछ। आज हम जानने वाले हैं बहुत सारी चीजें आपसे, बहुत सारी बातें उनके बचपन की। तो कहाँ से शुरू करेंगी आज आप बताने के लिए? आज जन्मदिन है तो जन्म से ही शुरू करेंगे। हाँ, जन्मदिन है तो जन्म से शुरुआत करते हैं और कुछ ऐसे पन्ने जरूर खोलिएगा जीवन के जो हमारे जो दर्शक जुड़े हैं, जो इतने सारे लोग उनके वक्तव्य से प्रभावित रहते हैं, हमेशा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते हैं, तो वो सब आज वो सारी बातें जानना चाहते हैं। जरूर जरूर। तो अड़मो जड़ाड़म, रमोजिड़ाड़म। काशी नगरी से सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। आज हमारे सबसे बड़े पहली संतान डॉक्टर प्रोफेसर अनिकांत जैन, उनका जन्मदिन है। तो हम उनकी जन्म की और कुछ उनकी बचपन की बातों को, कि उनका व्यक्तित्व किस तरह से गढ़ा गया, तो इस तरह छोटी छोटी बातों में उनके मुंह से भी कितनी बाल्य लीला करते हुए भी कई बातें ऐसी निकलती थी कि वो बातें उस समय तो नहीं पहचान पाए। अब समझ में आता है कि वो बचपन में ही उसके अंदर ऐसा कोई संस्कार था जो इस तरह से बातें करते थे वो। तो अनेकांत का जन्म, बचपन में उनका नाम लकी था, वो है भी। घर में लकी। उनको उनके पापा जी लकी ही बोलते हैं। आज तो आज सबको पता लकी डे चल गया। है। आज लकी डे है। हाँ, ये आपने लकी अच्छा कहा, आज लकी डे है। लकी डे है, मेरे लिए भी लकी डे है, क्योंकि आज के दिन में माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे। तो हम सभी के लिए आज बहुत लकी। हमारी, हाँ, तो ये दलपतपुर अपने गांव चलते हैं बुंदेलखंड की माटी में। तो क्योंकि ये बुंदेलखंड की माटी है जो इतना उर्वरा शक्ति है वहाँ की, कि इतने विद्वानों को जन्म दिया वहाँ की माटी ने। जहाँ अनेकांत भी
जन्म लिए। तो दलपतपुर सागर जिला, दलपतपुर में इनका जन्म हुआ। और उसी कमरे में, या हमारी बुंदेलखंड की देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं, उसी कुठलिया में जन्म हुआ जहाँ इनके पिताजी का जन्म हुआ था। और यहाँ यहाँ तक अरे कि वाह। इनके और बड़े भाई लोग जो, और हमारे जेठ लोग, सबकी जितनी संतान है, वहाँ एक कमरा है ही उसलिए जहाँ उनके बच्चों के जन्म होते हैं। तो ये वाह। इनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पिताजी के जन्म स्थान तो ठीक है, जो जन्म का जगह है उसी जगह इनका जन्म हुआ। उसके पहले हम कुछ दिन पहले बनारस में थे, तो अनेकांत का ये तो नहीं मालूम था मुझे कि अनेकांत होने वाला है, कि परंतु 2-3 महीने पहले बनारस में थे हम। फिर बनारस से हम दमोह चले गए अपने मायके माँ के घर। तो वहां पर भी 2-3 महीने रहे। तो वहां पर इनकी गर्भ अवस्था में रहते हुए वहां भी इनका दाना पानी लगा दमोह का। अच्छा। और ज्यादातर रक्षाबंधन का समय था तो हम अपने मायके में थे, क्योंकि इनका जन्म तो भादों में हुआ। तो रक्षाबंधन मनाने के बाद हम दलपतपुर चले गए। तो भादों में इनका जन्म हुआ। आज तारीख है जो 16 अगस्त। और नॉर्मल जन्म हुआ। थोड़ी बहुत जो प्रसव वेदना होती है वो तो जरूरी है, स्वाभाविक भी है। परंतु आज के समय जो देख रहे हैं वो लोग, आज आज तो ठीक है, थोड़ा बहुत फिर भी सुन लेते हैं लोग की सामान्य डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। परंतु आगे 10 सालों के बाद लोग कभी इस नॉर्मल डिलीवरी को सोचेंगे भी नहीं, विश्वास भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज जमाना ही बदल गया, सब कुछ ऑपरेशन से होने लगा। तो दलपतपुर में जब इनका जन्म हुआ 16 अगस्त की सुबह भोर में, एकदम 4:30 बजे की बेला थी, अमृत बेला जिसको कहते हैं। अमृत तो वेला, वाह। तो वहां पर हमारे सास ससुर जी, मतलब अनेकांत के दादा दादी, बड़े दादा बड़ी बाई, जैसे घर में जो उनके पापा के बड़े पिताजी, मतलब बड़े भाई छोटे भाई, सब पूरा सब परिवार, बहुत बड़ा परिवार है। बैसाखिया हम लोग कहलाते हैं, बहुत बड़ा परिवार है। यदि हम लोग के घर बच्चा, मतलब किसी के यहाँ बच्चा हो गया, कुछ हो गया, तो मंदिर सूना हो जाता है। क्योंकि फिर मंदिर नहीं जाते ना लोग कुछ दिन, तो मंदिर सब लोग कहते हैं बैसाखियों के यहाँ के बाल बच्चा हो गया तो बस। अच्छा, वहाँ एक रिवाज और था, देखिए हम कुछ ऐसे रिवाज भी बताएंगे जो आजकल बुंदेलखंड में बड़े चलते हो, फिर भी कम हो गए। और बाहर जो लोग बस गए हैं बुंदेलखंड के लोग, वहां तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पाता। तो जैसे ही बच्चा हुआ तो बैंड बाजा, बाजे वाले को बुला लिया जाता है, और घर घर, पूरे कुटुंब में जितने घर हैं, 25 घर हैं, तो सबके घर सुबह सुबह सबके दरवाजे पे बाजा बजाया जाता है, बाजे वाले पहुंच जाते हैं। तो सब घर के, सब अपने लोग घर के तुरंत बाहर आते, क्या हो गया क्या हो गया, लग रहा बच्चा हो गया कहीं, सब इसी से सूचना दी जाती है सबको। और फिर उनको निछार उछार सब मिलती है, तो उन लोगों को आनंद आता है, बाजा वालों को बजाने हम्म। में भी। तो ये शुरुआत ऐसे होती है। फिर क्या वाह। हुआ, 10 दिन तक 10 स्टोन होता है वहां पर। तो अच्छा। 10 दिन तक लगातार हर दिन, प्रतिदिन हम्म। शाम को 7:30-8 बजे के बाद से वहां पर जो हमारे जैनेतर समाज है, जिनको हम लोग किसान लोग कहते हैं, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं, वो हर हाल में रोज 8 बजे शाम को अपना खाना पीना करके हमारे घर आ जाती थी। और वो 8-10 दिन लगातार 2 घंटे 3 घंटे, 12 बजे रात को वापस जाती थी, ढोलक बजा के अच्छा। सोहरे गाती थी। और सोहरे। हर दिन गाती थी। मेरे बाजू में, कमरे के बाजू में उनके ही बात था।
तो लेटे लेटे हम तो कुछ बुंदेलखंडी गाने तो मुझे ऐसी तरह याद हो गए वहां लेटे लेटे सुनने एक से। एक एक स्वर तो थोड़ा सा, बस 2 लाइन। तो वह तो जैसे वो और भी ऐसे हैं कोई बुंदेली भी बहुत लोकगीत 2 लाइन। हैं। अच्छा अच्छा। चच्चा बोलते हैं ना, जिसको बच्चा हुआ उसको चच्चा बोलते हैं। तो अच्छा। गाया जाता है, चच्चा चच्चा उठ बोली, चच्चा हंस बोली, मेरे रात हुए नंदलाल रे, अब खूब बजाओ बांसुरिया। इस तरह से बहुत। अरे फिर वाह। उस अच्छा वो मैंने इसलिए भी बताया बुंदेलखंडी गीत कि उसमें एक एक रिश्ते का, एक एक नेंग का नियम रहता है कि ये नेंग कौन करेगा, किस रिश्ते में माँ सास कौन सा नेंग करेगी, ननंद कौन अच्छा। सा नेंग करेगी, जिठानी कौन सा करेगी। ये बड़े अरे मजेदार वाह। गानों में ये सब रहता है। हम्म। और नेंग चुकाया जाता है खुशी से, किसी को मेहंदी पहनाई जाती है, किसी को कानों का झुमका, किसी को गले का, किसी की होता है। तुम जानती हो? हम्म। तुम जानती हो? सुना जड़ुआ है। चढ़ाने का नेंग होता है। वो एक जिसको बच्चा हो जाता है वो साधारण पानी नहीं पीता और उबला हुआ केवल भी नहीं पीता। वो एक साधारण एक घड़ा आता है मिट्टी का, मिट्टी का घड़ा आता है, उसके ऊपर राख का लेप करके और उसको चूल्हे अच्छा। पर, वहां तो चूल्हे ही थे, हम अभी उस समय तो चूल्हे ही चलते थे, चूल्हे के हम्म। ऊपर रखने का जो नेंग होता है ऊपर सासू माँ उसको करती चढ़वा है। के। मतलब अच्छा। अनेकांत की दादी ने किया। तो अच्छा। वो उसमें एक जड़ी बूटी की एक पोटली है बाजार में, वो अलग से कहा हाँ। जाता है कि बच्चा हुआ था वो पोटली चाहिए। तो वो पोटली उसमें उस घड़े में यानी गागर में डाल दी जाती है और फिर पानी उबलता है 2 3 4 घंटे। और समझ लीजिए वो पौन हिस्सा पानी जब रह जाता है गागर में, तो वो ही पानी चच्चा पीती है महीनों। मतलब फिर अच्छा। दोबारा 15 दिन बाद फिर चढ़ाए जाते हैं, खत्म होता है, पर पहला नेंग वही होता है। फिर वो गुड़ के लड्डू बनते हैं। गुड़ के लड्डू हाँ, गुड़ मतलब के मावा लड्डू। मिला के गुड़ सारे मावा मिला के गुड़ के लड्डू में बनते हैं। उनका नेग होता है जेठानी को हाँ, बनाने वो का। बहुत अच्छे लगते हैं। और वो जो नेंग होता है 10 टन का, तो चौक पूरा जाता है। चौक तो चौक ननंद करती है, चौक का काम ननंद करती है। और जो बच्चा हुआ है उसको काजल लगाने का और स्वस्तिक बनाने का सबका नेंग ननंद करती है। इस तरह से वो बुंदेलखंडी जो गीत होते हैं, सोहरे जो होते हैं, जिसको सोहर कहा जाता है। तो ये सब अनेकांत के जन्मदिन पे हुआ, अब अरे के वाह। बच्चों में नहीं होता। हाँ, तो वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कहना पारंपरिक ढंग से उसका जन्म का वो उत्सव हुआ है। और एक नेंग बिल्कुल बहुत देसी अच्छा और तरीके से। अच्छी तरीके से। और एक नेंग हाँ। होता है कि हम चच्चा को घर से बाहर निकालना है कुछ दिन बाद, तो किस तरह से निकाला जाए। तो एक कुआ वाला अच्छा। नेंग होता, कुआ पानी भरने का, कुआ पे जाके पानी भरा जाता है। तो वो करीब 1 आध महीने बाद उसको चच्चा को गाजे बाजे के साथ सब महिलाएं मिलके गाते हुए कुआ तक ले जाती हैं और कुआ क्या में बात है। पानी भरवाने का एक नेम किया जाता है। वाह। और उसका रीजन भी ये है जो कि हमें अभी पता चला बाद में बुजुर्गों से पूछने पर। उस समय तो जो कहा जाता था कर लेते थे, परंतु बाद में पता चला कि कुआ के पास एक तो घर से निकल के पानी भरने जाना ही है कुआ का, गांव में। हाँ। तो वो नेम किया जाता है कि फिर जाने लगेंगे उसके बाद। और फिर गागर को जो डूबते हैं उसमें,
तो जब गाना गाते हैं, जब डूबते हैं उसमें, नीचे कुआं में पानी जाता है, बाल्टी नीचे जाती है, तो वो भी उसका अलग गाना होता है, गीत होता है। और हम अच्छा। ऐसे गीत गाते चलेंगे, पूरी बात कहने में बहुत टाइम लगेगा, पर फिर हाँ। भी एक लाइन है, उसमें कहा जाता है, जल भर ले हेलोरा हेलो रे डोरी रे सामे की, जल भर ले हेलोला हेलो डोरी रेशम की। और फिर वो वाह। कहने पड़ता है कि रेशम की के, फिर घड़ा सोने का है, फिर वो खिचैया बालम है, फिर बालम का, मतलब लगाते जाते हैं, बहुत प्यारा है, कभी सुनाएंगे। बहुत फिर बढ़िया। उसका इसका नेम जब मतलब ये हो जाता है। अनिकांत जी की दादी ने ये सारे नेम करवाए। जी। और फिर जब जो जच्चा है, मतलब जो बच्चे की माँ है, वो जब वापस आती है गाजे बाजे के साथ घर, तो दरवाजे पे देवर जी खड़े हो जाते हैं नैन के लिए, वो अंदर नहीं आने देते। वो कहते हैं, भतीजा भतीजा हुआ है कि हमको कुछ अच्छा नेंग दो तब अंदर जाने देंगे। वो गगरी उतारते हैं, उनका नेंग होता है कि वो गगरी पकड़, जो गगरी हम सिर पे लाए हैं, तो उसको वो हाथ लगा के नीचे रखें। मतलब सभी लोग अने वो माला माल हो देवर का जाते नेंग हैं। होता है। तो और उसमें भी गाते बजाते हैं, सब लोग गाते हैं, तो देवर उठा के गगरी उठाते हैं और उनको भी नेंग दिया जाता है। हमारी माँ हमसे अभी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट, हम दोबारा उनको ऐड करते हैं। और उन्होंने इतनी अच्छी बातें जो बताई हैं रिवाज की, ये सब सही में आजकल शहरों में क्या, गांव में भी आजकल कम रिवाज हो गए हैं। हम दोबारा उनको जल्दी से ऐड करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे ही उनका मुझे यहाँ दिखाई देगा। उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से सोहर होता है, किस तरह से मतलब एक उत्सव मनाया जाता है, और जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो ननद हो, चाहे वो देवर हो, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, वो सब उत्साह और उल्लास के साथ बिल्कुल जो जच्चा बच्चा है उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और जितने भी नैंग होने चाहिए, जितने भी एक रिवाज होने चाहिए, पुत्र प्राप्ति के बाद जो रिवाज होने चाहिए, वो सब वो लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं। और अनिकांत जी यानी कि लकी का जन्म हुआ भी ऐसे ही देसी अंदाज में हुआ, और देसी अंदाज में उन्होंने जन्म लिया। सारे रिवाज बचपन से ही उनके बिल्कुल देसी रहे, तो उनका जो एक भारतीय संस्कृति से जुड़ाव है वो हमेशा रहा। हाँ जी, आप बीच में बोल रही थी, बता रही थी रिवाजों के बारे में। हम चाहते हैं कि आप दादा दादी जी के विषय में बताते हुए कुछ उनकी और भी बातें बताएं। देखो ऐसा है, अभी तक की जो बताई है वो तो खाली वो बच्चा ही था छोटा सा, हमारे ही नैन चार चल रहा था उस समय। जी अब जी। हम उनको लेके जब हम अपने नैहर आ गए, मायके आ गए दमोह, तो एक आध महीने जी। वहां भी चला सब ये गाना बजाना। परंतु उसके बाद हम लाडनू चले गए, अनेकांत 6 महीने का ही हम्म। था जब हम लाडनू ले। तो वहां पर हमको बहुत नई जगह थी वो, क्योंकि इनके लाडनू पापा जी लाडनू राजस्थान, में, राजस्थान में लाडनू है ना? राजस्थान। नागौर के पास। हाँ, नागौर जिला पड़ता है, लाडनू स्थान हाँ। है। जैन भारती वहां पर जैन यूनिवर्सिटी है, परंतु उस समय नहीं थी वो यूनिवर्सिटी, जैन विश्व भारती संस्थान था। तो वहां पर पढ़ा रहे थे इनके पापा जी, तो हम, हमारे पिताजी अनय के नाना जी हमको लेके लाडनू गए पहुंचाने के लिए। तो अनेकांत 6 महीने का ही था। और हम जब वहां पर लोगों से परिचय हुआ, मिलवाया गया, तो सब लोगों ने एक आश्चर्य किया कि उस समय हमारी उम्र भी तो करीब 20 साल की उम्र रही होगी, 19 साल की। तो ये सब लोगों, वहां जाके मुझे कई चीजें बहुत अच्छी लगी कि राजस्थान की मट्टी
मतलब वहाँ की जो संस्कृति है, बोली है, मारवाड़ी बोली है, जो उस तरह के देखते देखते वहाँ रहते रहते जो अनेकांत थोड़े बड़े हो गए, मतलब थोड़ी सी बोलने बताने लगे। अनेकांत घुटने कभी नहीं चले, जैसे बच्चे घुटने हाँ चलते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ। घुटने टेक नहीं चले, कभी नहीं चले, बैठे बैठे खड़े हो गए। मतलब बैठे बैठे अपना चल, जो बैठे बैठे कुड़ते थे वो सीधे खड़े होकर चलना शुरू कर दिया, घुटने चले ही हाँ, नहीं। जैसे ये तो बहुत बच आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि उसको कोई सामान यदि उठाना पड़ता था ना, तो जिस चीज पर रखा है वो उसके अति पहुंच में है, तो उसको नीचे खिसका लेता था, तो वो चीज खिसक आती। परंतु यदि दूरी पर है तो नहीं जाता था वहां पर। तो इस तरह से उसको मतलब एक एक आश्चर्य की बात ये भी थी। दूसरी बात ये, जब बोलने लगा तो एक दिन कहता है कि ये हम लोग गेहूं पिसाने जा रहे हैं। पापा जी ने कहा हम गेहूं पिसा लाएं। तो हाँ अचानक हाँ। कहता है पापा जी गेहूं क्यों पिसा के, ये नहीं आटा पिसा लाएं। ये पापा जी आटा क्यों पिसाओगे, गेहूं पिसाओगे तो आटा अपने आप बन जाएगा, आप कहते हो आने जा रहे हैं। इस समय उस समय हम लोग समझ में नहीं आता था कि ये इस तरह की अरे बात वाह। क्यों करता है। हाँ, और हम वहाँ पर ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था थी लाडनू में, तो वहाँ बहनें रहा करती थी जिनको जी प्रेमी जी पढ़ाते थे। तो हम लोग अक्सर वहाँ कोई गोष्ठी होती थी या कोई दिन में कोई कार्यक्रम होता किसी तरह भी, तो इसको ले जाते थे निकांत को, कि बड़े चिंतन पूर्वक सुनता था सब चीज, कभी इसने शैतानी नहीं की उस समय, यानी गौर से हाँ, सुनता था। तो एक एक मतलब दिन कोई इसको गोष्ठी चिढ़ा हो के रही है तो एक, ध्यान से सुनते थे। हाँ, वहां पर एक वीणा जी हैं, उनकी नियुक्ति भी उसी समय लगभग हुई थी। तो चंडीगढ़ से आई हुई थी वो। तो वो प्रेमी जी उनको धर्म बहन मानते थे, तो अनेकांत उसको बुआ जी कहता है, अभी भी कहता ही है, अभी है वो। और एक शांता बुआ बहन जी। थी, उनको भी बुआ। तो शांता जी अनेकांत को हमेशा चिढ़ाती थी, क्योंकि इसका कद थोड़ा उस समय छोटा था। हाँ। तो उससे कहती थी, "इतने छोटे से तो हो।" ये कहता था मैं पढ़ाऊंगा सबको, उन लोगों से कहता था हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। अच्छा, उस समय तो वो बचपन में वो बीड़ा बुआ जी और शांता बुआ जी से कहते थे कि मैं बड़ा होके सबको पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ब्लैक बोर्ड देखता था ना, तो कर हम लिखेंगे इसके ऊपर, हम पढ़ाएंगे। तो उसको वो लोग कह देते इतना छोटू सा तो है क्या, ब्लैक बोर्ड को कैसे पहचाने, कैसे पाएगा ऊपर, हाथ कैसे जाएगा तेरा। तो हमारे पास अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ रखे रहते थे, ठाणम, ये सब बहुत मोटे मोटे। तो पता नहीं अचानक कहता इस सब, इस पर खड़ा हो जाऊंगा। हम लोग बल्कि कहीं ऐसा नहीं कहते, किताबों पर मैं तो ऊंचा हो जाऊंगा ना ऊपर, किताबों पर खड़ा होकर ऊंचा हो जाऊंगा, तो पढ़ा दूंगा अच्छा, तुमको। वो किताबों तो के इस जो तरह, बंडल रखे रहते थे तो कहते थे हाँ, कि मैं ऊंचा हो जाऊंगा। हाँ ऊंचा हो जाऊंगा। अच्छा, एक बार बीना जी घर आई, बोली अनेकांत चलो बाजार चलते हैं। और हमसे बोले वहां हम्म। पर सुखाश्रम बहुत अच्छी एक जगह है, अपना जैन मंदिर, बहुत विशाल, आदिनाथ भगवान का बना हुआ है। तो हम लोग हाँ अक्सर हाँ। शाम को कई लोग मिलकर खाना वाना खा के शाम को टहलते हुए सुखाश्रम दर्शन करने जाते थे। तो हम्म। बीना जी आई तो बोली चलो अनेकांत, मम्मी जब तक तैयार हो रही हैं, तुम भी चलो हम्म। तैयार हो जाओ। कभी कभी हम बीना जी से कहते हैं आप ये कपड़े पकड़ लो और आप इसको पहनाओ जब तक हम पहन ले रहे हैं अपना, फिर चलते हैं। तो वो बल्कि हंसने लगते हैं कि मैं नहीं बच्चे बच्चों को कपड़े पहनाती। पर वो पहना देती थी, तो वो बार बार उससे कहती थी कपड़े पहनाते हुए कि देखो बाजार में, वहां बाजार से निकलना है, टॉफी मत मांगना, अच्छा। कुछ मांगना नहीं। तो अनेकांत का जवाब क्या होता था, अच्छा बुआ जी अपने आप ले देना। मैं मांगूंगा नहीं, अपने आप ले देना। अपने आप ले देना। और एक बार बहुत किस्सा हुआ कि एक बार वीना जी के यहाँ गए शाम को मिलने, उनके घर बैठे। तो हम्म। ऐसे ही बातों बातों में जब हम लोग आने लगे वापिस घर, तो वो सो गया अनेकांत वहां, उस समय तक सो गया।
और अच्छा वीना जी ना अनिकांत से बहुत स्नेह रखती थी। वो अनिकांत के लिए अलग से बिस्किट लड्डू हल्का उनका एक काला बना हुआ था कि ये आएगा तो इसको यहाँ से उठा के देंगे। वो बहुत खुश होता था, तो वो बहुत मतलब खुश शुरू होती से थी। सभी के लाडले रहे हैं। हाँ, तो सो गया तो वीना जी को बहुत मन में एक अभिमान था कि नहीं बच्चा तो यहाँ खूब खुश रहता है। सो गया तो हमसे क्या कहती हैं अच्छा पुष्पा जी आप छोड़ तो सकते नहीं बच्चे को, ले जाएंगी। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ सकते, तो हम्म। बोले बोली नहीं नहीं आप नहीं ऐसा मोह छोड़ नहीं सकती बच्चे का। हमने कहा अच्छा, हमने कहा अच्छा हम जा रहे हैं। तो हम दोनों प्रेमी जी और हम दोनों बाहर उनके हाथी दरवाजा होता है वहां पर, बहुत बड़ा बड़ा गेट, ऊंट गाड़ी निकल जाए इतना बड़ा गेट है। तो हम लोग बाहर राजस्थान निकल में। आए निकल आए तो उनने सोचा कि ये मजाक कर रही हैं अभी लौट आएंगी, मतलब उसको लेने के लिए वापस। हम लोग नहीं लौटे, घर चले गए। छठी अरे पट्टी में रहते थे हम लोग, घर चले गए और जाके सो भी गए। अब अनेकांत उठे होंगे इनके यहाँ, रोए। अनेकांत रोया तो बीना जी बहुत परेशान, उसको वही जो लड्डू टाफी पहले देती थी खुश होता था, वो कुछ नहीं ले रहा है, कुछ नहीं चाहिए। एक बार बार सिर्फ कहती रोना। ये ले ले ये, चुप हो जा नहीं। तो उनके यहाँ उनके मकान मालिक अमी चंद जी जन रहते थे। उन्होंने इतनी आधी रात को सोचा कि बहन जी के यहाँ कौन बच्चा की आवाज आ रही है, तो उन्होंने हाँ। पूछा। फिर बीना जी बड़े रोते हुए मतलब, और वहां से ढंग से कहा देखो पुष्पा जी क्या मजाक करती हैं, हम लोग मजाक में बात कर रहे थे, वो चली गई और छोड़ गई और ये रो रहा है, अब मैं क्या करूं फिर वो उनको लेके रात को 2 बजे जी। हमारे घर अपने घर आई, दरवाजा खुलवाया और उसको देखे। और हम लोगों ने कहा 2 मिनट रुक बैठिए कुछ, अरे इतनी गुस्से में आई थी, लौट गई गुस्से में। कहने आप लोग क्या मजाक करते हो। चलो ये तो वाकया हुआ, हमेशा वो भी आज याद करती हैं इस बात को, यदि सुन रही होंगी तो उनको भी याद आ जाएगा। याद आ रहा ये होगा, आने का हाँ। आदमी बने इनके कई, बब्बू तुम्हारा जन्म भी वहीं हुआ था, लाडनू में। तो उन्हें लाडनू। कहा कहीं, हाँ तो इनका बढ़िया तुम्हारा नाम हाउस। भी, तुम्हारा जो नाम दिया हुआ है ना ऐसी का दिया हुआ है, ऐसे बोलते नहीं बनता था तो ऐसे ही आगे नहीं, बोलता था आगे तुमको। नहीं, आगे नहीं। फिर खैर मे, बातें बहुत हैं लाडली मेरी की। मेरी बातें क्या बाद है में खुलेंगी, आज सिर्फ अनिकांत जी मोर, की वहां बातें। पे मोर बहुत आते थे, हमारे आंगन में मोर खूब आते थे। अच्छा। मोर आते थे तो मोरों से खेलता था, इतना इसको अच्छा लगता था दाना देना उनको, कुछ भी खिलाना। और बराबर मोर आते थे। वहां से फिर हम लोग विद्यालय में प्रेम लोग आ गए। जब निकांत का एडमिशन कराया बाल शिशु विहार में, अपर केजी लोअर केजी जो भी शुरुआत होती है उसी में इनको भेजने लगे, तो खूब रोते तो हाँ। थे ही। बैठने में क्लास में पापा की कितनी कॉलरें फट गई अच्छा, रोते शर्ट थे। की जो कॉलर थे, तो बिठाते थे उसको वहां जाके तो बहुत चिल्ला चिल्ला के, और नहीं बैठना, वो कॉलर खींच के, तो ऐसे कितनी कॉलर फाड़ डाली उन्होंने। खैर फिर बैठने लगे। पर शिशु विहार का एक वाक्य है कि पढ़ते पढ़ते इनका मन रम गया। पर हमारा घर सामने था शिशु विहार में, वह रविंद्रपुरी कॉलोनी है, घर के ही सामने स्कूल था। तो हाँ, 15 बिल्कुल अगस्त आमने आया। सामने बालकनी और वो। अच्छा, एक बार वो कुछ कविता याद कर रहे थे ना, एक बार भैया जी कुछ कविता याद कर रहे थे, तो वो क्या हुआ था उसमें? वही बात मैं बता रही हूँ, 15 अगस्त आया। अच्छा। तो 15 अगस्त के पहले उन्होंने कहा, मेरी मैडम ने कहा है कि मुझे कविता तैयार करना है, बोलना है वहां पर खड़े होके। हाँ। तो हमने इनको याद कराया, तो इनको खूब अच्छी याद करा दी। तो हमने कहा अच्छा तुम सामने, हम तो सामने ही बालकनी पर खड़े रहते हैं, तो वहां बोलना, कोई भूलोगे नहीं, यद्यपि तुम बहुत अच्छी याद हो गई, तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे यहाँ से। तो जाके जब बोल रहे हैं 15 का, कल ही देखो स्वतंत्रता दिवस निकला है, 15 अगस्त कल था। हाँ, कल तो ये 15, और जाके जब जब भी बोल 15 अगस्त आता है ये वाकया याद आता है। ये खड़े हुए,
तो अच्छी ड्रेस, स्कूल ड्रेस में अच्छे अपने टाई वाई लगा के, और बोले हैं देश हमारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत वतन प्यारा, हमारा, भारत प्यारा, वतन वतन हमारा, हमारा। सौ नदियों के जल वाला, फिर भूल गए, ऊंचे ऊंचे पर्वत वाला। वो भूल गया उस। फिर तुम सबकी सेवा करना, विद्वान बनो तुम। हाँ, पढ़ो लिखो विद्वान बनो तुम। तो इस तरह से उनका नाम भी हो रहा है तो ये समाज, क्या कहते हैं उसको, अपनी वक्तव्य शैली से सबको अपना बहुत अच्छे अच्छे, और अपनी डायरी लिखा करता। ने एक डायरी दे दी कि तुम अपने इसमें दैनिक चर्या लिखा करो। कभी कभी तुम ऐसा करते हो, ये पढ़ाई कब, पढ़ाई के समय पे ये नहीं करते, खेल के समय तो लिखो इसमें कब से कब तक पढ़ोगे, कब से कब तक लिखोगे, कब से खेलोगे, क्या क्या करोगे, कब सोओगे, तो ये इस तरह रोज के अपनी डायरी एक लिखते थे? की कोई। अच्छा, एक बात मैं और आपसे, नहीं नहीं, आपसे एक बात बहुत, कि जो अध्यापिका थी शिशु विहार में, जो मैडम थी, उन्होंने एक बार पिताजी को बुलाया था, तो उन्होंने क्या शिकायत की ये तो बता दीजिए। एक सुधा मैडम थी, प्रिंसिपल थी, वो कोई निबंध लिखने को कहा, हाँ। तो इनका निबंध जो था इतना, मतलब जैसे कोई प्रोण व्यक्ति ने लिखा हो, कि जो भी तत्कालीन जो भी मतलब बात है, इतना अच्छा लिखा है ने, कि मैडम ने हमको बुलाया, इनके पिताजी को, बोले कि ये लड़का, इसकी जो उम्र है, मतलब उस समय कम से आप कम लोगों ने तो कक्षा नहीं। 4 या 5 में रहे होंगे। हाँ, तो मतलब एक बार वो के बच्चे कुछ बना के ले जाते हैं ना, क्राफ्ट क्या कहलाते हैं वो सब, तो एक बार एक हम्म। सिंहासन बना के ले गया, सिंहासन बनाया इसने बहुत अच्छा, और वहां दिखाया सिंहासन। तो वो लोग, तुमने नहीं बनाया, तुम्हारी मम्मी ने बना के दिया होगा, तुम्हारे पापा ने बना के दिया होगा, तो इसको गुस्सा बहुत है कि मैं रात अच्छा। भर तो इसको बनाता, और कह रही है, मैंने मम्मी से पूछा ना, मैंने पापा से, मैडम कह रही है मम्मी पापा ने हेल्प की तुम्हारे बनाने में, तो इसको बहुत गुस्सा आया, उस बात पर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था तो हमने कहा नहीं मैडम, इसी ने बनाया, हम लोगों ने एकदम नहीं बनाया, देखा भी नहीं कब बना लिया इसने रात को। तो इस तरह से इसकी कई बातें इस तरह हुआ करती थी ना, कि लोग जल्दी से मतलब उस उम्र के हिसाब से कि जितना वो है उसके हिसाब से जो बोलता था या लिखता था, तो लोग कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं, कैसे कर सकता है, इतना सोच सकता है।
इस तरह से इन्होंने शिशु विहार में पढ़ाई की। मतलब तो उस उसके समय बाद वो जब कक्षा 4 में थे, तब वो उस समय जो एक लेख प्रतियोगिता हुई या कुछ भी अगर उन्होंने लिखा तो सामाजिक समस्या पे लिखा और अपने से लेख लिखा। अच्छा, यहाँ मम्मी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शायद आप जब 15 अगस्त का कोई वाक्य बता रही थी तो आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही थी, तो यहाँ मेरे पास पूजा जी ने संदेश भेजा है कि आप एक बार फिर से बता दीजिए वो वाक्य, क्योंकि वो पूरी तरह से शायद सुन नहीं पाए। तो मैं जल्दी शॉर्ट में वो वाक्य आपको बता देती हूँ कि जब भैया ने आ, एक कविता याद की जो मम्मी ने करवाई थी, और हमारी जो शिशु विहार सामने स्कूल था और बालकनी, तो उसका आंगन एकदम सामने सामने था। तो मतलब अगर बालकनी में खड़े हो जाओ और यहाँ ध्वजारोहण हो रहा है और सामने बच्चा अगर बोल रहा है कविता, तो एकदम सामने बालकनी में दिखाई देता था। खड़ी हो गई बालकनी में, और यहाँ पर स्कूल के आंगन में भैया एक लाइन दो लाइन जो ऊंचे ऊंचे पर्वत वाला जब याद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बालकनी की तरफ देखा। जैसे ही उन्होंने बालकनी की तरफ देखा, वैसे ही मम्मी ने खूब ऊपर से हाथ उठा दिया, तो उनको याद आ गया, ऊंचे ऊंचे पर्वत वाला कहता हमसे धीर बनो तुम। इसी के बाद अंतिम लाइन है, जग में नाम उजागर करना, पढ़ो लिखो विद्वान बनो तुम, फिर तुम सबकी सेवा करना, जग में नाम उजागर करना। अब भाई साहब तो भूल गए। भाई साहब जब भूल गए, तो मम्मी ने क्या किया, जग, जो मग होता है बड़ा सा जिसमें पूरा पानी भरा जाता है, उसको जग कहते हैं, तो उसको ले आई मम्मी और सामने उसको बालकनी में दिखा दिया। तो जैसे ही बालकनी में जग दिखाया पानी से भरा हुआ, वैसे ही उनको याद आ गया, तो उन्होंने कहा जग में नाम उजागर करना। तो इस तरह का ये वाक्य था, क्योंकि शायद उसमें अच्छा, जी तुम सुनाओ, उस समय जो कहते थे वो एक सॉन्ग आता था ना, एक क्या बनोगे मुन्ना, तो वो तुमको याद है हाँ, क्या? एक सीरियल आता था। हाँ हाँ, एक सीरियल आता था दूरदर्शन में, क्या बनोगे मुन्ना, उसका टाइटल था क्या बनोगे मुन्ना। तो भैया जी को वो गाना, उसका जो टाइटल सॉन्ग था, हम सभी को बहुत पसंद था। तो वो टाइटल सॉन्ग मैं बता देती हूँ, मम्मी बताएंगी कि क्या उसकी बात थी। उसका टाइटल सॉन्ग था, क्या बनोगे, क्या बनोगे, क्या बनोगे मुन्ना, क्या बनोगे। मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते अफसर, इंजीनियर बन जाओ भैया, बहना कहती अक्सर। बच्चों के इस खेल में देखो बच्चे का क्या हिस्सा, इसी सवाल के ही जवाब में कर बनोगे, क्या बनोगे, क्या बनोगे मुन्ना। ये बहुत पसंद है हम लोगों को। ये- हाँ, वो तुम भी भैया को सुनाती थी अक्सर यही, भैया को भी बहुत अच्छा लगता था कि क्या बनोगे मुन्ना, तो वो क्या बनोगे में तो समझ लो कि वो देश हमारे में आ ही गया सब कुछ। तो हाँ, आगे पढ़ की लिख बात कर है, विद्वान बनना है। तो इन्होंने खूब अच्छी कई पत्रिकाओं में लिखा, लेखन भी इन्होंने किया है। और आगे जाके इन्होंने जो ये बाहर जब नाना नानी के घर वापस फिर भी हम लोग जाते थे बीच बीच में, तो इनका वहां पर बहुत ही अच्छा गाना वाना होता था, कि इनको बहुत फिल्मी गाना याद आते थे। जी, उस समय इनको याद रहता था खई के पान बनारस वाला, खई के ये पान गाना बनारस वाला। तो ये जब नानी के यहाँ जाते थे अक्सर, तो लोग मोहल्ले के लोग बड़े दीवाने थे इससे ये सुनने के लिए कि एक जी गाना सुनाओ खई के पान बनारस वाला, तो ये अपना तोतली जैसी भाषा में अपना सुनाने लगते थे। और भी इनको ऐसे कई गाने आते, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं प्रेमी जी, तुम लोगों को बच्चों को उस समय ना यहाँ पर एक ललिता टाकीज है विजयनगर के पास में ही, भेलूपुर चौराहे पर, तो उसमें ना संडे हाँ, अक्सर मतलब चूकते नहीं थे कभी। वो 10 बजे जी जी रविवार को
पिक्चर जरूर दिखाते थे तुम लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर होती थी। अब वो पिक्चरें नहीं आती, कभी ऐसी बनती नहीं अब, जबकि वो बच्चों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद हुआ करती थी। एक पिक्चर थी जवाब आएगा, एक और क्या नाम है तुमको, ये कुछ याद होगा, इस तरह से बहुत। और दूसरी बात, इस बीच में तुम लोगों ने इतने अच्छे ये मुंशी प्रेमचंद जी के मंचन किया नाटकों का। वहां पर हम्म। गर्मी की छुट्टियों, बनारस ऐसी नगरी है ना कि यहाँ पर, कि वाकई सही बात है कि सर्व विद्याओं की राजधानी। यहाँ जो भी जो कुछ सीखना चाहे, संगीत हो, साहित्य हो, कोई भी विधा हो, नृत्य हो, तो इस तरह से प्रेमी जी को हर चीज का शौक, तो बच्चों को ले जाते थे। अक्सर तुम भी जाती थी, तुम्हें सब याद होगा, तो भैया ने खूब अच्छे हम्म। नाटकों का मंचन भी किया। कला तुम्हें पता होगा प्रकाश तो बाल रंग मंडल। हाँ, तो वहां पर एक पसीना पसीना नाटक हुआ करता था। एक बड़ी बेटी का घर, ऐसा कुछ था ना। तोता मैना। तो तोता मैना, तो भैया के डायलॉग बड़ी तेज होते थे। भैया का डायलॉग उसमें एक कोई था, बड़ी एकदम पूरी जनता देखने वाली एकदम हिल गई, इतनी जोर से उसने जब उसमें एंट्री की स्टेज पे। और कुछ बोलना था, जो भी डायलॉग था मुझे ध्यान हाँ, नहीं है। जानवर जिसको अब तक समझते रहे, दोष उनका क्रांति, यही भोले नादान है। तो बहुत क्रांतिकारी था वो, कुछ इस तरह का हम्म। रोल था इसका। हाँ, उनको बहुत तो तेज नाटक भी आवाज में, बहुत, और बहुत ठाकुर के बेटे बने थे वो, ठाकुर के बेटे। हाँ इसलिए इसलिए। और वो सामाजिक तो समस्या के लिए काम करते थे उस समय। और आकाशवाणी में भी इनका बहुत तुम लोग का जाना रहता था। आकाशवाणी से भी बहुत इन्होंने कार्यक्रम किए बच्चों वो के रूप में कविता उस सिखाई थी समय। ना, कविता सिखाई थी ना पापा ने, हम दोनों को एक कविता सिखाई थी बहुत बचपन में, जब आकाशवाणी में पहला प्रोग्राम हम लोगों ने दिया था। तो इस तरह से इनको मैं, क्योंकि इनके इस बीच में तुम लोगों के कारण हम लोग विद्यालय की मंदिर जाते थे। भदेनी में जो सुपारसनाथ भगवान की जन्मभूमि है, वो मंदिर, और उसके बाजू में एक दूसरा मंदिर है, छेदीलाल जी का मंदिर। तो वो गंगा किनारे जाते थे, तो अक्सर तुम लोगों को तैरना सिखाने के लिए, कि अभी उम्र भी है, छोटे हो, अभी हाथ पैर से मतलब सीख लोगे तैरना, फिर बड़े होके नहीं सीख पाते हो। तो इसी कारण पापा जी तुम्हारे ले जाते थे कि सुबह सुबह यदि गर्मी की छुट्टी है तो चलो गंगा भी नहा लेना, तैरना भी सीख लेना, फिर भगवान जी का दर्शन पूजन सब करते हुए वापस आएंगे घर। तो वहां पर तुम वो बड़े एक बड़ा सा सीढ़ी थी, उस पर पापा खड़े हो जाते थे, और बिना, इतना साहस इनका रहता था उनके पापा का, कि जो हम तो डरते थे, बल्कि क्यों फेंक देते बच्चे, तो उठा के बच्चे को गंगा जी में फेंक देते थे। और हम कहते ऐसे कैसे फेंकते, उसको तैरने नहीं आता, बोले हम है ना, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। कहेंगे हम फेंकेंगे नहीं, तैरा देंगे। जब तक पानी में उतरेगी तो सीखेगा कैसे, तो हाथ सही पैर बात। कैसे मारे। तो ये बिल्कुल। बड़ी एक जीवन के लिए भी बहुत बड़ी संदेश है, कि जब तक हम जो चीज प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक वो चीज नहीं सीखी जा सकती। जैसे आजकल योगा चल रहा है, मान लो पढ़ लो, किताबें पढ़ते रहो, जब तक करोगे नहीं तो तुम्हारे शरीर की और आत्मा को कुछ समझ में नहीं आएगा, करना पड़ेगा। इस तरह से तैरना भी सिखाया। और फिर जो मंदिर था, छेदीलाल मंदिर कहा जाता है वो उनका, वहां पर क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी रहा करते थे। नाम हाँ, सुना होगा जिनेंद्र। सबने, क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश कई भागों में उनका है। आजकल की हम्म। समझ लो कि जो सारे विद्वान या सारे एकेडमिक काम करने वाले जो भी हैं, सारी लाइब्रेरी में वो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश होता ही है, और सबके उसके बिना किसी का लेखन कार्य नहीं होता। इतना बड़ा उन्होंने क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने काम किया। तो वो वहां, और सर्दियों में कभी कभी छत पे धूप में बैठ जाते थे वो, तो हम लोग दर्शन करने जाते थे। तो दर्शन करके बच्चे सब जाते थे साथ में, हमारी आदत, हम सबको ले जाते थे एक साथ, उनको बच्चों, अपने बच्चों को, पड़ोस तक के बच्चों को ले जाते थे। बल्कि एक हाँ, बार याद है। बीच बीच चौराहे में एक बार एक पान की दुकान वाले पूछा कि बहन जी एक बार पूछे, ये इतने सारे बच्चे आपके हैं क्या? बोले बहुत दिन से सोच रहा हूँ मैं, आपके साथ पीछे इतने बच्चे चलते हैं।
आस पड़ोस के भी जाते थे। गंगा गंगा हाँ जी का आकर्षण करता था लोगों को। पतंग, अच्छा, हाँ जिनेंद्र वर्णी के विद्वान, परंतु वहां पर जो भी पतंगे आती थी वो रख लेते थे, सोचते थे अनेकांत आएगा तो उसको देंगे। हाँ, क्योंकि भैया हम के लोग लिए रख लेते थे वो। उनका और वो आहार वहीं होता था। फल भी रखते थे ना, संतरा, जिनेंद्र वर्णी सेब। आहार वहीं, सुनो, उनका आहार वहीं होता था। लोग बनाने वाले समाज के वहीं पहुंचते थे और आहार बनाते थे। तो उसमें से कभी सेव, कभी संतरा, कुछ भी रखा रहता था वह, तो तुम लोगों को जेनेवर्णी जी दे देते थे। मतलब ये इतना बड़े सौभाग्य की बात लगती है बहुत। आज कि तुम लोगों ने उनके हाथ में प्रसाद खाया है। जिनेंद्र हाँ, वर्णी जी कितने सेव बड़े है, संतरा सौभाग्य है। की बात है। परंतु एक बात है, अनेकांत ना पापा के साथ वो चर्चा करते थे अक्सर बैठ के। तो वो कहते, लो हाँ, तुम पतंग हो, ले लो, जाओ खेलो। तो अनेकांत उतना खेलता नहीं था, जाके बैठ जाता था पापा के साथ सुनने के लिए। चर्चा सुनने के लिए। हाँ, मतलब इतनी कोई समझ नहीं थी, पर बैठा रहता। वो कहते भी थे, तुम क्या सोच सुन रहे हो, जाओ खेलो। तो बैठा रहता था। और उनको कहने वो का मतलब है कि जैन सब दर्शन की परमाणु चर्चाएं सुननी पड़ती। आती गई। और जिन्हें, और एक दूसरी बात बताएं, ये अनेकांत का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इसको इतने बड़े बड़े हमारे पंडित जी जो हैं, पंडित कैलाश चंद जी, पंडित उदय चंद जी, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया जी नयाचार्य, और डॉक्टर गोकुल चंद जी, इस तरह से लोग जो, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, उनकी गोद में बैठ के, इसका एक फोटो भी है। क्योंकि पंडित फूलचंद जी शास्त्री के यहाँ हम लोग सामने ही थे। वो हमारे रविंद्रपुरी में हमारी लैन नंबर 13, उनका 14, ऐसा था कुछ। तो उनके यहाँ हम लोग दीपावली पूजन पे पहुंचते थे। तो दीपावली पूजन पे पंडित जी ने अपनी गोद में उठा लिया अनेकांत को। उसका चित्र भी है, फोटो भी है, इस समय घर पे कितनी मेरी बड़ी एल्बम बात में है। लगा। हाँ, तो कितनी बड़ी आज बात उनको है ना लगता ये। है कि कितना वहाँ अम्मा जी थी, पंडित फूलचंद जी के घर थे। तो उनको थोड़ा कम दिखाई देता था। तो वो जब गैस के पास बैठती थी तो माचिस नहीं मिलने या लाइटर नहीं मिलने लगती थी। तो अनिकांत जैसे वहां हो, तो बेटा देखना, बेटा देखना, कहाँ पर चली गई ये लाइटर, कहाँ पड़ी, दिख नहीं रही। तो जल्दी उठा के दे देता था। तो अम्मा जी उसको मखाना दिया करती थी, अक्सर उसको मखाना देती थी खाने के लिए। तो ऐसे हम लोग कभी पंडित जी की तबीयत खराब है, कुछ है, तो टिफिन भी भेजते थे। तो अक्सर अनेकांत ही जाते थे देने के लिए। तो और दूसरी बात, आनंद पार्क, बनारस में जो आनंद पार्क है, यहाँ पर रविंद्रपुरी से लगा हुआ, दुर्गा जी के रास्ते जाते पहले ही पड़ता है आनंद पार्क। तो वहां पर शाम को रोज इनके पापा जी प्रेमी जी जाते थे तुम दोनों को लेके। तो हाँ, हम लोग वहां रोज खेलने जाते थे हमेशा आनंद पार्क में। और मैं वहां एक पर बात भी पूछना चाह रही थी आपसे। मैं एक बात भी पूछना चाह रही थी आपसे कि इनका ये जो सारा जो आप बता रही हैं, ये तो कितने सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे विद्वानों का सानिध्य इनको बचपन से मिला है और उनकी बातें सुनने का अवसर इनको मिला है। तो इनका एक उनके धैर्य दो, की बात जो विशेषकर सामने आती है। आनंद सुनो तो पार्क का क्या? आनंद पार्क में पंडित कैलाश चंद जी आते थे शाम को। पंडित दरबारी लाल कोठिया जी आते थे, पंडित उदय चंद जी आते थे। और वहां पर बैठ के पंडित फूलचंद जी, सिद्धांत साथी, इस तरह इन लोगों के आपस में, इन सब पंडित लोग, मतलब सब विद्वान बैठ के कुछ अच्छी चर्चाएं किया करते थे। तुम लोग वहां खेलते भी थे, पर परंतु इनके पापा पंडित जी के पास बैठ के सबसे बात करते थे। तो उसमें भी अनेकांत सहभागिता देते थे, बैठ के कहीं कुछ ना कुछ। तो ऐसा कुछ लगता है कि आज जो वो है, वो इस तरह के सब, सबका आशीर्वाद, सबके परमाणु कुछ उसमें उनमें जैसे समा गए। एक पंडित उपाध्याय जी, पंडित जगन्नाथ उपाध्याय, श्रमण विद्या संकाय संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के डीन थे वो। तो उनसे उनको हम लोग अक्सर वहां पर प्रेमी महावीर जयंती मनाते हैं। 30-35 साल तक महावीर जयंती कार्यक्रम हर साल होता था यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो गोष्ठी होती थी। तो अनेकांत और तुम लोग सब आज जाते थे उसमें। तो पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी उसको बहुत स्नेह करते थे अनेकांत को। कभी कभी सामने ही उनका वहाँ परिसर के बाहर घर भी था, तो वहां भी बैठते थे उनके पास जाके। तो वो भी कुछ ना कुछ बच्चा था तो खाने को तो देते ही थे।
परंतु बेटे तुम क्या करोगे, तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? तो ये कहता हाँ पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे, ऐसे कहते। एक बार क्या हुआ, ट्रेन में हम लोग दिल्ली जा रहे थे, तो बाई चांस की बात है कि पंडित जगन्नाथ उपाध्याय भी दिल्ली आगे उन्हें श्रीलंका या जहाँ जाना था, पर वो दिल्ली जा रहे थे। तो उसी सीट के आसपास हम लोग भी बैठे हुए थे। तो बातचीत हुई तो अनेकांत उनसे कहता है कि आप भी चल रहे हो दिल्ली? तो उन्होंने कहा हाँ, दिल्ली तो नहीं, आगे हम आगे जाएंगे श्रीलंका। तो ये कह रहा है ये ट्रेन तो दिल्ली तक ही जा रही है, ने आगे आप श्रीलंका चले जाओ। तो उन्होंने बड़े मजाक में इनसे कहा कि हाँ बेटा, ये दिल्ली में तुम्हें भर छोड़ेगी, उसके बाद उड़ने लगेगी। तो भाई हम लोग को तो कहना, बच्चे को मतलब मजाक में समझा रहा, अगर तुम भर उतर जाओगे तो ये ट्रेन उड़ने उड़ने लगेगी। उसके बाद श्रीलंका पहुंच जाएगी। एक बार ये उदयपुर में खो गए थे ना? हाँ नहीं, उदयपुर में नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, कहाँ गए थे हम लोग? फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। हाँ, फिरोजाबाद में। ये खो गए तो ये मतलब समझ लो कि सही जगह कैसे पहुंच गए, क्योंकि जब हम जा रहे थे स्टेशन से उस जगह जहां हम लोग को रुकना था, तो ये रास्ते भर बोर्ड होते हैं ना, जो जी। बाजार में निकलते हुए बोर्ड होते हैं ना, उनको ऐसे हाँ हाँ, देखते वो गए होर्डिंग्स होंगे। लगी रहती है। हाँ, फिर उसमें जब ये खो गए तो वो उस बोर्डिंग उसको पढ़ते हुए उसके सहारे ये वापस अपनी जगह आ गए थे। हम लोगों ने कहा इतना नया शहर है और तुम कैसे आ गए? तो बोले वो हम जाते हुए उसको ऐसे ऐसे जो पढ़ते गए थे ना, वैसे वैसे हम पढ़ते हुए वापस आ गए। मतलब बड़ा मतलब इनको कैसे याद रहा वो इस तरह का पता नहीं। इतनी सी, तो तो शुरू इस से तरह ही से इतनी इनकी ज्यादा समझदारी थी कि अपने आप को कैसे संभालना है, और अवेयरनेस इस बात से निकल के आती है कि उनके अंदर शुरू से ही एक जागरूकता रही है, हर चीज को समझने की जागरूकता। हाँ, एक बहुत मतलब ये है कि जब अनेकांत जब बाहर पढ़ने चले गए, तो इन्होंने जो हम इनको चिट्ठी लिखा करते थे, चिट्ठियों का जमाना था वो। आजकल तो बहुत लोग भरकाली मोबाइल आ गया तो बहुत सब कम ही हो गया। चिट्ठी लिखा करते थे हाँ, इनको हम। आपकी चिट्ठियां तो बहुत प्रसिद्ध है। तो हम तो इनको कभी कभी जैसे नया साल आया तो हम 1 दर्जन कार्ड, पोस्ट कार्ड 1 दर्जन खरीद लेंगे, और एक साथ उसको अलग नहीं करते थे, एक अच्छा। साथ उस एड्रेस मतलब एड्रेस सब में लिख देते थे, कभी अलग हो जाए तो पहुंच जाए। और ब्राह्मी लिपि में चिट्ठी लिखते थे इनको, क्योंकि ब्राह्मी इनको हमने लिपि। सिखा रखी थी, इनको सिखा रखी थी पहले, तो ये उसको पढ़ लेते थे। तो अक्सर वो पोस्ट कार्ड घूमते घूमते कोई इसको पढ़ नहीं पाया, अक्सर पूरे घूम के फिर इनके पास ही आ जाता था वो, कि भैया ये क्या लिखा है मुझे पता नहीं, सब लोग तुम्हारी मम्मी क्या कैसे लिखती रहती है। तो पर वो एक किस्सा तो ए, मुझे भी याद है, एक किस्सा तो मुझे भी याद है कि आपने 12 पोस्ट कार्ड लिए थे, वो ब्राह्मी लिपि में नहीं थे, और आपने हर महीने का उनकी एक उपलब्धि के लिए एक कविता लिखी थी। तो 12 कविताएं आपने हाँ 12 हाँ पोस्ट कार्ड में लिखी थी। और जब आपने उसको भेज दिया इनके पास, तो इनके जो दोस्त थे उन्होंने पहले पढ़ा, सारे पूरे हर जगह सबने पढ़ा, इनके बाद कम से कम 8-10 दिन बाद पहुंचा। तो सभी ने ये बात कही थी कि अरे, आपकी मम्मी तो इतने अच्छे से आपको पत्र लिखती हैं कि वो हमारे लिए भी पूरी प्रेरणास्पद पत्र रहते हैं। तो ये चीज तो मुझे नहीं, आज तक याद है, और वो पत्र भी संभाले हुए हैं। अनेकांत के ऊपर सब विद्वानों का, पूरा विद्वत परिषद के जितने भी विद्वान है, सब बुजुर्ग ज्येष्ठ का जितने भी विद्वान है, सबका बहुत आशीर्वाद है। परंतु बचपन का एक इनका किस्सा है कि आचार्य श्री जी कुंडलपुर में थे, आचार्य विद्यासागर जी, उनका संग कुंडलपुर में जय हो। ये नैनागिरी में था, ध्यान नहीं आ रहा, नैनागिरी दलपतपुर जो है पास में ही नैना। हाँ हाँ। तो जाते थे छोटे। अच्छा। हम्म। अत्तो अत्तो।
बचपन से ही प्राकृत बोलते हैं। ये अत्रो अत्रो नहीं कहता, तो बोलता तो मन में अंदर से अत्रो, पर मुंह से निकलता अत्तो अत्तो, तो कहता ये प्राकृत बोलता है अत्तो अत्तो। हम्म। तो आचार्य श्री बहुत स्नेह आशीष रहा हमेशा। कभी भी हम लोग आचार्य श्री के दर्शन किए तो अनेकांत साथ में हुए, तो उनको आशीष मिला, बाद में बड़े हो गए। और कभी हम अकेले गए तो आचार्य श्री ने हमेशा कैसे सारे से पूछा कि वो छोटा वाला कैसा है, ठीक है, अनेकांत कैसा है, बराबर पूछते हैं। आज भी हम्म। कभी गए कभी तो अनेकांत को बराबर पूछते हैं, उनका पूरा स्नेह रहता है। इस तरह से लाडनू में और बाहर पढ़ के फिर उनको लाडनू जाना पड़ा बाहर पीएचडी करने के लिए। जयपुर में रहे, फिर उन्हें लाडनू गए, तो जयपुर में भारत जी का भी बहुत स्नेह रहा। और पूरी शिक्षा दीक्षा उन्होंने करी। इस समय वो जब लाडनू पीएचडी करने गए तो पहले उनका मन नहीं लग रहा था, तो हम्म। मैंने ही एक बार एक पत्र लिख के भेज दिया। मैंने कहा तुम लाडनू ही तो गए हो, लंदन तो नहीं ना गए हो कि इतना परेशान हो रहे हो कि नहीं मिल पाएंगे, जल्दी नहीं मिलेंगे, हम लोग जल्दी मिल लेंगे ना। और अभी सब हाँ। लीना बुआ जी, शांता बुआ जी और सब लोग हैं ना। आपने पत्रों से बहुत हौसला बढ़ाया है उनका। आशीर्वाद मिला, उनके अंडर में इन्हें पीएचडी करी। तो इन्होंने पीएचडी भी देखो नए विषय पर करी। और इस तरह से अनेकांत जी का जब वहां पर इनका जितने काफी अच्छा इनका वहां पर मतलब शिक्षा का काम हुआ, शोध का काम हुआ, और भी कई चीजें सीखने को मिली। भार्गव जी के परंतु उस सानिध्य समय एक में बीच में करी इन्होंने पीएचडी उन्होंने। शांता बुआ ने एक अच्छा शांता बुआ जी इनको बहुत ही अनेकांत से बहुत प्रभावित रहती थी। उन्हें एक कविता लिखी उनके ऊपर, वो मैं बता रही हूँ, मैं पढ़ के हाँ। सुना रही हूँ। हाँ। अच्छा। तो अब वो इस मतलब सुनने में लगेगा कि वो अनेकांत के लिए कितनी बढ़िया अभिव्यक्ति दे रही थी। हम्म। अनेकांत में एक साथ मिलता सब रंगों का मेला है, ये होली पर लिखी थी उन्होंने। अच्छा। अनेकांत में एक साथ मिलता सब रंगों का मेला है, भाषा लेखन चिंतन हर बात में वह अलबेला है। अरे वाह। चुंबक से जाते जब वह नई ऋचाएं रचता है, खुले अरे आसमां में चल इंसानों से कुछ कहता है। तर्क वाह। इतना मजबूत सो हाथी भी उसे तोड़ न पाए, चिंतन इतना सटीक कि सदियों को आज बना जाए। ओहो हर वाह। सोच सूर्य का ताप है, हर सोच सूर्य का ताप है, हर बात सच्चाई कहती है। सुनने को मन बैठ जाए, समय समय की सुइयां थमती हैं। रंग वाह। उसे देना चाहते अनेकांत सा रंगा हुआ, पैर जमाकर जमी पर चलना, आंख आसमां पर रखना। क्या बात है। बहुत बढ़िया। शांता जी आशीर्वाद दे रही है। प्यारी कविता। पैर जमाकर जमी पर रखना, चलना आंख आसमां पर रखना, कहीं ना हो समझौता, अपने उद्देश्यों पर दृढ़ रहना। जो भी पाओ जहां से पाओ, हर क्षण उसको रखना याद। जीवन में सब मूर्त बनेंगे तेरे सपनों के संवाद, तेरे सपनों के संवाद। ये शांता जी ने वाह। होली पर उसके अभिव्यक्ति निकांत के बारे में दी थी। इस तरह से एक और उम्मेद बल जी बैठ थे, ये भी अनेकांत के लिए बहुत स्नेह करते थे। सरदार शहर के थे। उन्होंने अपने सरदार शहर जाके जब गए तो वहां से एक चिट्ठी लिखी, तो उसमें एक कविता लिखी थी अंतरदेशी में। वो है कि अनेकांत का स्मरण समस्या का समाधान देता है। अरे अनेकांत का वाह। स्मरण समस्या का समाधान देता है, विषम क्षणों में संतप्त चित्त को सदा शांत कर देता है। वाह। विषम क्षणों संतप्त चित्त को सदा शांत कर देता है। सुन पुकार समूचे युग की, अनेकांत अब जागो। सुन पुकार समूचे युग की, अनेकांत अब जागो। त्रिताप हर लेगी तेरी चमक, युग के अनेकांत अब जागो। फूल चंद से कुसुमित फूल चंद से कुसुमित कुसुमित चमकित महावीर के वंशज, अनेकांत कर दो इस जग को शांत सुधा से सरसित। कहो अहिंसा से पाए
कहो अहिंसा से पाए निज लुप्त सुप्त सिंहासन। वाह। कहो अहिंसा से पाए निज लुप्त सुप्त सिंहासन। आतंकित है विश्व डोलता मानवता का आसन। क्या बात। आतंकित है विश्व डोलता मानवता का आसन। उम्मीदें उम्मीदें जग की पूरी करने का दायित्व। उम्मीदें जग की पूरी करने का दायित्व। कहाँ छुपे हो कुछ तो बोलो तत्व ज्ञान जीवंत। उस समय अरे उन्होंने ये वाह। लिखा था, कहाँ छुपे हो कुछ तो बोलो तत्व ज्ञान जीवंत। वाह। तो उन्होंने ये बात इसलिए कही थी कि वो कहते थे अक्सर कि अनेकांत के पास आने से कई समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। अनेकांत ऐसा कुछ कोई बात कहो तो इतना बढ़िया उसका वो सोल्यूशन दे देता है कि सबको आनंद आ जाता है। तो वो बराबर कहते थे कि प्रश्न जिंदगी के हैं उलझे। प्रश्न अरे वाह। जिंदगी के हैं उलझे। लाख जतन करें फिर भी न सुलझे। लाख जतन करें फिर भी न सुलझे। ला जीवन के इस चक्रव्यूह को जाने कितने रथ जाकर उलझे। प्रश्न जिंदगी के हैं उलझे। अल कलम का किसान, उन्होंने इसको कलम का वाह। किसान कहा। कलम का कलम का किसान। किसान बोले कि कलम का किसान। वाह, क्या लिख बात है, क्या उपाधि है, कलम का किसान। हाँ, इस तरह से उन्होंने इन अभिव्यक्ति दी थी। ये तारीख है उस समय 8/3/2000 की कविता है उनकी, लिखी हुई सरदार साहब से। तो वाह। मैंने इसको डायरी में लिख दिया था बराबर वो कि इस तरह से ये मतलब दूसरे लोग भी इनको इस तरह से बहुत करते। इस तरह से बहुत ही इनके ऊपर भार्गव जी का बहुत आशीर्वाद रहा, जो कि इन्होंने दार्शनिक समन्वय में जैन न्यायवाद दृष्टि ऐसा इन्होंने जो पीएचडी करी, शोध कार्य किया, ये बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अनेक अनेकांत का अभी अनेकांत जैसा नाम चल रहा था, पर अनेकांत की एक बात हम भूल गए। क्योंकि बचपन में इसके दोस्त पूछा करते थे कि ये अनेकांत का मतलब क्या होता है। इसकी मैडम हम्म। तक ने पूछा से इसका अनेकांत का मतलब क्या होता है। ये बराबर वहां के लोग कह देते थे अनेक और अंत, दो हैं इसमें शब्द, अनेक और वाह। अंत। तो वो तो कह देते अनेकों का अंत करने वाला। वो सब कह देते थे चिढ़ा के कि अनेकों का अंत करने उड़ाते वाला थे। आने का। तो ये खूब एक चिढ़ जाता पास में पापा से पूछता, पापा जी बताओ इसका अर्थ क्या है, जल्दी बताओ, हमारे ऐसा नाम क्यों रखा है, जल्दी बताओ हम बताएंगे। तो पापा ने फिर हाथी वाला उदाहरण इनको समझाया। वो उस सारे कहानी के रूप में समझाया कि हम्म। ये यदि जन्म से अंधे बच्चे आदमी होते हैं व्यक्ति, और उनको हाथी को समझने का मन हुआ, तो जब वो हम्म। हाथी जहाँ थे तो वहां पहुंच गए। तो ये जो 5 व्यक्ति थे उन्होंने अलग अलग अंग को हाथी को पकड़ लिया। तो जिसने पैर पकड़े तो उसने कहा हाथी खंबा जैसा है। जिसने हम्म। सूंड पकड़ी तो उसने सांप जैसा है। पूंछ पकड़ी तो झाड़ू जैसा है। पेट पकड़ा तो किसी ने दीवार जैसा है। तो चारों, क्योंकि जन्म से उन्होंने हाथी नहीं देखा था क्योंकि अंधे थे। हमारे आगम में भी इसका पूरा उदाहरण आता है। तो हम्म। जब हाथी वाला खुद कहने लगा कि आप आपस में क्यों लड़ रहे हो, कहीं ऐसे कह रहा है ये हाथी ऐसा है ये ऐसा है, तो बोले तुम सब लोग ठीक कह रहे हो, पर थोड़ा ठीक कह रहे हो, सत्य का एक अंश कह रहे हो। आने एक नए, जैसे मतलब नए का एक, जिस नए को कहते हैं ना, नए होता है अंश होता है। तो बोले तुम हम्म। लोग सब ठीक कह रहे हो, थोड़ा ठीक कह रहे हो, सबको मिला दोगे तो हाथी बन जाएगा। इस तरह से बहुत बढ़िया। एक जो होती है उसमें अनेक गुण होते हैं। एक व्यक्ति होता है उनके अनेक रिश्तों में बंधा होता है। जैसे तुम ही किसी की बहन हो, किसी की पत्नी भी हो, किसी की बेटी भी हो, पर तुम तो एक हो ना, पर तुम में सारे रिश्ते जुड़े हैं। हम्म। ऐसी सब ये है। तो उसको समझाते थे हम लोग इस तरह से। बोले तो अंत आने क्या होता है, तो हमने कहा नहीं, अंत आने धर्म होता है। तो बोले कोई नहीं समझता, हमारे दोस्त नहीं समझते इस बात को। हमने कही तुम लेवा लाया करो बच्चों को हमारे यहाँ, अपने हम दोस्तों को लाया समझा देंगे। समझा देंगे। तो बोले धर्म क्या होता है, जैन धर्म। हमने कहा नहीं, जैन धर्म नहीं होता कोई, धर्म का मतलब होता है गुण, अनेक गुण। अनेक अंतम का मतलब, धर्म का मतलब गुण होते हैं, अनेक गुण होते हैं एक वस्तु में, कोई भी चीज है। हाँ, उसका रंग हम्म। भी होगा, उसका स्वाद भी होगा। जैसे कोई फल होगा तो कहो कि सेव लाल होता है, तो अकेला लाल नहीं होता, मीठा भी होता है।
अकेला मीठा नहीं होता, बड़ा भी है, कभी छोटा भी, एक ही कितनी चीजें वस्तु होती हैं उसके। में अनेक गुण होते हैं, तो जब आपने उनको समझा दिया तो उनको विश्वास आ गया और वो सबको फिर यही समझाने लगे। और वैसे भी भैया की विशेषता थी कि भैया के जितने भी दोस्त मित्र सब रहे हैं आया था। शुरू से, वो हमेशा घर में आते थे और मम्मी पापा से जुड़ के बहुत सारी चीजें सीखते थे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा समय भी अभी काफी हो रहा है, तो मैं एक लड़ाई होती थी जब मेरी और भैया के बीच में, तो वो वाला भी किस्सा जरा हाँ, आप बताइए। वो जल्दी से तो बता दीजिए, क्योंकि अभी एक और भी कार्यक्रम अभी हमें करना है, तो देखो, उसका भी समय होने वाला है। भाई, तुम वो चुप रहो, तो हम बोले ना कि मैं तो भाई चुप बहन ही की हूँ। लड़ाई अधिकार है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ भाई बहनों में, बहनों बहनों में लड़ाई होती। पर लड़ाई होने के बाद कुछ कहना हाँ, पड़ता था गुस्से में एक दूसरे। गुस्से में क्या करें, तो हम लोग के अगर कोई बच्चे गाली वाली नहीं देते थे, ऐसे कुछ भी अशब्द नहीं बोल सकते थे। पापा ने कुछ सिखा रखा था। इसी तरह आप तुम लोगों को कई दोहे याद करवा दिए, कई श्लोक याद करवा दिए। और ये तुम लोगों को पता नहीं होता था ये क्या होता, पर कह देना, जोर जोर से कह देना, तुम उससे ये कह देना, यदि वो इससे कहे, तुमसे हाँ, कुछ कहे, तो इसके तुम उसको ये कह देना। इसके बारे में मैं तो बता देती हूँ कि पिताजी ने मुझे अनंत सिखाया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप दो, मुझसे बुरा ना कोई। तो जब भी मुझे गुस्सा आता था, कोई भी बात होती थी, अब अपशब्द तो बोलना ही नहीं, ना आते हैं ना बोलना है, पर गुस्सा तो प्रकट करना है ना। बचपन में जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम जोर जोर से बोल देते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप दो, मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ नहीं पता था, हमको लगता था कि हमने भैया से बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कह दी है और हमारा गुस्सा निकल गया। इसी तरह नहीं भैया नहीं, को भी जैसे दोष परायो देख कर चलई हसंत हसंत, अपनो याद ना आवई जाको आदि ना अंत। ये दोहा पिताजी ने भैया को सिखाया था। तो भैया भी जोर जोर से बोल देते थे, तो मेरा भी गुस्सा शांत, उनका भी गुस्सा शांत। पर बाद में पता चला, एक अंकल जी आए, उन्होंने बताया। जब हम लोग की थोड़ी सी खिटपिट हुई, तो हम लोगों ने एक दूसरे को यही दोहा बोला। तो एक अंकल जी ने बताया कि तुम लोग ये जो बोल रहे हैं, इसका अर्थ पता है? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने जब इसका अर्थ समझाया, तो हम लोगों ने पिताजी से पूछा। हमने कहा, पिताजी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई थी, वो भी लड़ाई में बोलने के लिए। तो ये किस्सा अपने आप में मजेदार है, बहुत ज्यादा। नहीं, बहुत किस्से हैं, छोटे हैं, तुमने वैसे बता ही दिया सब कुछ। परंतु हमारे ये कि उन्होंने हमेशा, अनेकांत ने भी याद रखा उस समय बचपन में, मंगलाचरण भी तुम लोग को इसी तरह याद करवा दिए थे। अनंतर धर्म तत्व पश्यति प्रत्यगात्मना, अनेकांत मई मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। ये अनेकांत तो हाँ, बहुत बचपन में याद हो गया, और भी ऐसे पूरे मंगलाचरण याद हो गए थे। परंतु आज जो अनेकांत की बात है, अनेकांत का पूरा एक अपना स्वयं का परिवार है। फिर अनेकांत का शादी भी बहुत अच्छे से, बढ़िया से, धूमधाम से हुआ। और हमारी बहू रुचि जैन, जिसे को हम लोग घर में मोना कहते हैं, बहुत ही एमएससी और ये सब पढ़ी लिखी होके अपने आई। और यहाँ पर आके भी उन्होंने पीएचडी कर ली, योग पर उनकी पीएचडी हुई। हमारे पोता भी है, और वो उसका नाम हम लोगों ने सुने रखा, क्योंकि अनेकांत ने नए पे नए पे थी तो उसका पीएचडी नाम की। सुना। और बेटी है प्यारी सी, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। और उसको भी यही, जैसे अनेकांत को बचपन में बताना पड़ता था अनेकांत का क्या मतलब होता है, तो उसको भी अपने स्कूल में बताना पड़ता है अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से बच्चों के नाम भी जब रखे जाते हैं, तो बाद में बच्चों को भले समझ में नहीं आए, बाद में उसके उस तरह से उनमें वो गुण भी प्रकट होते हैं। और अभी आपने बहुत सारी जैसे बचपन की बातें बताई। तो अभी मैं जानना चाहती और हूँ कि अभी का जो सफर है उनका, बचपन से लेके अभी तक, आपने बताया कि किस तरह से बचपन से ही उनका एक ध्येय मजबूत था और बहुत गौर से हर चीज सुनते थे नहीं, और रुचि लेते मेरी थे। बात सुन, आगे आगे मेरी का बात सफर थोड़ा सुनिए। सा बता के। जब बचपन में इन्होंने खूब सब पापा के साथ सीखा, फिर पापा के साथ सेमिनार्स में बहुत गए। फिर स्वतः भी जाने लगे, मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज जी के सेमिनार्स भी बहुत सानिध्य में, बहुत सेमिनार्स किए और शोध पत्र पढ़े। उनका बहुत आशीर्वाद इनके पर रहता है, अनेकांत के ऊपर। और भी सब महाप्रज्ञ जी का बराबर, आचार्य तुलसी का भी, एक बार तो ये आ रहे थे विश्वार्थी वापस, बोले मैं यहाँ नहीं रहूंगा अभी,
तो आचार्य तुलसी ने बड़े अच्छे से इनको समझाया था, नहीं बेटा नहीं जाना है, इधर ही मतलब रहना है, क्या तुमकी जरूरत है, ऐसे ही हम तुम्हारी वैसी व्यवस्था कर देंगे कि मैं रात में नहीं खाता या रात में लेगा, ऐसा कुछ भी करता तो नहीं, तुम जैसा चाहोगे वैसा कर देंगे। तो इस तरह से इनके बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद भी रहा, और अपने परिवार में ये बहुत अभी अपना खुद का लेखन कार्य तुमने सब बताया, पुनः पुनः हम्म। बताने की जरूरत है। और आज आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के आशीर्वाद से इन्होंने जैन धर्म एक झलक पुस्तक लिखी। उन्होंने ही बहुत इनको प्रेरणा दी थी इस बात को सीखने के लिए। बराबर दैनिक पत्रों में बराबर इनके लेख सुलेख हर त्योहार पर्वों पे निकलते रहते हैं। बराबर 10 लक्षणों में, पर्युषण पर्व में इनके व्याख्यान बाहर होते रहते हैं। इस तरह से अपनी इस शिक्षा यात्रा में और अपने जीवन यात्रा में भी बहुत सुखी अपना ये कई बार विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। और बराबर दूसरा इनकी एक और विशेषता है, जैन धर्म का ही नहीं, ये अनेक दूसरे मंचों पे, जैनेतर मंचों पे जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम संप्रदाय में भी इनके कई सेमिनार्स हुए, सेमिनार में गए उन्होंने, और वहां पर अपना अहिंसा पे भी पूरा अपना शोध लेख पढ़ा, लोगों को बहुत पसंद आया। और तो इतना साहस भी करते हैं सब तरह का। और अब तो समझ लो कि आज उनका जन्मदिन है, तो और जब जैन सिद्धांत के हिसाब से अब अनेकांत अनेकांत बात को समझने लगे हैं बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, अरे ये जापान हांगकांग गए, विदेश गए, तो वहां भी इनकी वक्तृत्व शैली की बहुत सराहना हुई। और अब अनेकांत तो विश्व गुरु कहा जाता है, हमारे सिद्धांत में तो कहा जाता है कि इसके बिना हमारा लोक व्यवहार ही नहीं चल सकता। कहा है एक सन्मति सूत्र में आचार्य सिद्धसेन ने कहा है, जैन बिना लोगस्य भी व्यवहारो सबस्णार बढ़ई, तस्य भूमड़ेक गुरुणो रमो अड़ेगंत बायस। रमो अड़ेगंत बायस यानी अनेकांत के बिना लोक व्यवहार एवं परमार्थ दोनों नहीं बन सकते, अतएव यह संपूर्ण विश्व का अद्वितीय गुरु है। अनेकांतवाद संपूर्ण विश्व का अद्वितीय गुरु है, और जैन नीति का यही मूलाधार है। जो लोग इसका आश्रय लेते हैं वे कभी स्वपर बैरी नहीं होते, वे लोक में सदा उन्नत, उदार तथा जयशील रहते हैं। इस तरह से हमारे आगम में भी अब ऐसे जो हमारा जैन दर्शन का अनेकांत सिद्धांत है उसके बारे में कहा गया है। और हमने अपने अनेकांत के बारे में बचपन से लेकर अभी तक की जो यात्रा थी वो बताई। बहुत कुछ छूट भी गया है इतने समय में, कम समय में क्या कुछ अरे पूरा हैं। मुझको जीवन कुछ है, पूरे जीवन की अभी आपने छोटी छोटी बातें जो बताई है वो बहुत अच्छी अपने आप में। और दादा दादी के प्यारे, नाना नानी के प्यारे, राज दुलारे, मौसी बुआ सबके प्यारे हमेशा रहे हैं, पूरे खानदान के हमेशा राज दुलारे ये रहे हैं। और अभी तक सभी लोग इनसे बहुत प्यार और इनसे बहुत सारी बातें हम लोग अभी भी सीखते रहते हैं हमेशा। वर्तमान में लोग जान रहे हैं कि वो दिल्ली में लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत इस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय। जैन दर्शन अध्यक्ष भी हैं। और वहां पर भी उनका बहुत अच्छा सब मतलब बहुत अच्छा उनका जो सर्कल कहना चाहिए विद्वानों का एक साथ, जितने वीर सागर, डॉक्टर वीर सागर जी हैं, जय कुमार उपाध्याय हैं, डॉक्टर सुदीप सुदीप जी हैं, कल्पना जी हैं, और भी अन्य अन्य हैं। और वहाँ के भीसी उनके उनके प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। तो काफी उनको अच्छा स्नेह सब तरह से मिलता है। और जैन और जैनेतर सारे विद्वानों से हमारे को बराबर सही वो सीखने की इच्छा रखते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। इस हाँ तरह से ये उनके दादा दादी का कहना चाहते हैं जिनका उनको स्नेह मिला। ये तो है दादा दादी लकी के, के यानी अनिकांत जी के भैया के दादा, हमारे दादा दादी। और इनका जो व्यक्तित्व था, इनका जो जीवन शैली थी, वो अपने आप में बहुत ही सहज सरल, पूरी धार्मिक प्रवृत्ति। तो उनके जो संस्कार हम सभी में आए हैं, पिताजी और हम सभी में आए हैं, तो उनके आशीर्वाद से आज हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। और क्योंकि आज सिर्फ लकी का जन्मदिन नहीं है, आज सिर्फ भैया का जन्मदिन नहीं है, आज जन्मदिन है इनके, हमारे मम्मी पापा का भी।
क्यों? क्योंकि आज के दिन वो प्रथम बार माता पिता बने थे। तो माता पिताजी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और पिताजी, मैं चाहती हूँ कि अब इस कार्यक्रम का जो समापन है वो आपके द्वारा हो। आप क्या कहना चाहते हैं भैया से? क्या बताना चाहते हैं? हाँ, अने, एक मिनट अने, मैं बता दूं। अनिकांत जी भैया के पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं जैन दर्शन विभाग में। और आज जैन दर्शन विभाग में ही लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी हैं। मतलब पूरे पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और माँ के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ, डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन, जो आदर्श महिला और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित है। पिताजी जिन्हें स्वयं प्राकृत भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। और उनके पुत्र प्रोफेसर अनिकांत जैन भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। ये कितने गौरव की बात है एक पिता के लिए कि पुत्र की उपलब्धियां देखकर, उनकी ख्याति देखकर कितना एकदम सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, मस्तक गर्व से ऊपर हो जाता है। अपने आप में पिता और माता पिता के लिए, हम सभी के लिए, हमारे बड़े भाई हैं और हम सभी बहुत गौरव करते हैं उन पर, वो हमारा गौरव है। तो पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, अनेकांत का आज जन्मदिन है। मेरा तो बहुत आशीर्वाद है, हम लोग को बहुत खुशी होती है। और अब हम ये मानते हैं जिस तरह से उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया है, अपने सब विषयों पर अधिकार है, तो मुझे ये लगता कि अब अनेकांत केवल हमारा ही नहीं है। हाँ, अनेकांत पूरी समाज का, पूरे देश का है। उसको बहुत का दायित्व निर्वाह करना है और निर्वाह कर भी रहे हैं, क्योंकि समाज को के युवा वर्ग को जोड़ करके, विशेष करके अपनी धार्मिक संस्कृति से जोड़ करके जो आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी विशेषता एक ये है कि हमने शुरू से इस बात का ध्यान रखा कि वो मूल शास्त्रों के आधार पर ही पढ़ाएं, क्योंकि आगे जो आने वाले हैं वो मूल शास्त्र, जैसे मान लीजिए कि सरवार सिद्धि है या जो भी है, तो मूल पंक्ति से के अनुसार ही वो पढ़ाते हैं। मैंने यही कहा कि आगे पंक्ति के विद्वान कम मिलेंगे, तो तुम पंक्ति से ही पढ़ाना रखना, अपनी पद्धति बनाना। पंक्ति के आधार पर ही जितने कोर्स में, पाठ्यक्रम में उनके जैन दर्शन के, प्राकृत के जो कोर्स में ग्रंथ हैं, तो वो मूल पंक्ति के आधार पर ही पढ़ाते हैं। तो ये एक शास्त्रीय परंपरा की दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आगे बढ़ाएंगे। बच्चों को भी इसी तरह सिखाते हुए अपने शिष्यों को कि नहीं, तुम्हें पूरे मूल शास्त्रों के आधार पर ही पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और प्राप्त करोगे। मुझे बहुत खुशी है। और मैं केवल एक घटना जरूर सुनाना चाहूंगा। जब हमने इसका नाम अनेकांत रखा, तो इसका नाम जब ये स्कूल में जाता था तो सब लोग चिढ़ाते थे कि अरे ये क्या विचित्र सा नाम है तुम्हारा, ये अनेकांत। अनेकांत हमने आज तक नहीं सुना। तो ये थोड़ा परेशान सा होकर के हमारे पास आता था, कहता था पापा आपने कैसा हमारा नाम रख दिया है अनेकांत, हमें बच्चे लोग चिढ़ाते हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि एक काम करना तुम उनको कहना कि जैसे तुम्हारा नाम रविकांत है, शशिकांत है और दूसरे कई कांत है, उसी तरह से ही हमारा नाम अनेकांत है। और अनेकांत की हमने इसको परिभाषा बता दी, तो समझा दी। तो एक जैसे कि अभी एक इन्होंने सुनाया, अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति, ये जो अभी गाथा सुनाई, ये जो श्लोक सुनाया अमृत चंद्राचार्य के अमृत कलश का, समय सार के अमृत कलश का, वो कलश की का है मंगलाचरण, तो वो सिखा दिया था। तो वो सुनाता था और अपनी बात को बड़ी दम से कह देता था। तो फिर उसके बाद से फिर बच्चे चढ़ाती नहीं, ये विशेषता रही। और फिर अनेकांत अनेकांत नाम मेरी समझ में शायद हो सकता है, ये तो मैं नहीं कहता, दावे के साथ पहला नाम ही होगा किसी बच्चे का अनेकांत। तो अब तो कई लोगों के पहला नाम ही पहली मेरे एक मन में रहता है कि हम हमारे पास इतने अच्छे शब्द हैं, अपनी संस्कृति के, अपने धर्म के, अपने साहित्य के इतने अच्छे अच्छे सिद्धांतों के नाम है, तो उन्हीं पर ही रखा जाए। तो यही मैंने इसीलिए छोटा बेटा जो हमारा है अरिहंत कुमार जैन, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में इस समय पीडीएफ में फेलोशिप है, वहाँ पढ़ाता भी है, तो उसका नाम भी रखा। तो वो भी आप
आचार्य कुंद पर उसने पीएचडी की अनेकांत है। ने शाकाहार पे बहुत लेखन कार्य किया बचपन में, तो दोस्त हमेशा उसको अनेकांत जैन शाकाहारी उसका नाम रख दिए थे। शाकाहारी। हाँ, एक बात, उनकी पूरी एक फाइल बनी रहती थी जिसमें शाकाहार से क्या क्या फायदे हैं और मांसाहार से क्या क्या नुकसान है, वो पूरे चित्र सहित बने रहते थे। पूरा प्रचार प्रसार होता रहता था। हाँ, एक बात ये जो और मैं शिक्षक कहना चाहूंगी, अरिहंत, अनुराग, मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी कविताएं, एक बात हमने एक पक्ष यहाँ पर छोड़ दिया है, वो है उनकी कविताओं का भंडार। मतलब बचपन से ही वो इतनी कविताएं लिखते हैं, इतनी कविताएं लिखते हैं कि उनके हर समय की कविता बिल्कुल, उनकी कलम, कभी उन्होंने रफ में कविता नहीं लिखी। पापा जी हमेशा उनको एक डायरी रखते थे, और उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो रफ काम कभी नहीं करते, वो हमेशा फेयर काम करते हैं और डायरी में करते हैं। तो डायरी में कलम रखी और पूरी कविता बनी, और नीचे कुमार अनेकांत और डेट, बस इतनी सारी एक बार कविताओं का कलेक्शन है। एक बार ध्यान में अनेकांत ने कहा हम जाके पढ़ेंगे आनंद पार्क में, तो कहे हाँ, वहीं पढ़ाई करेंगे, हवा लगती याद अच्छी, है। वहीं बैठ के दिन में। तो जाके अनेकांत गए और वहां सो गए आराम से वहां हाँ, चबूतरे पर। याद तो है। वापिस तुम्हें भेजा था कि देख के आओ क्या कर रहे हैं भैया, तो कहा कि तो आराम से सो रहे हैं हवा में तो उनको वो आराम चिढ़ते थे, से सो रहे थे वहां पे। मैं गई जब कहते हो। देखने के लिए कि आनंद पार्क की वहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखा तो वो सारे लोग जहां पर आराम से धूप में एक छाये जगह में सो रहे हैं, तो वो पार्क में एक मंदिर के नीचे आराम से सो रहे थे। तो मैंने आके घर में फिर बता दिया सबको तो बाद में पिताजी ने पूछा कि अच्छा, क्या क्या पढ़ाई करके आए? तो बोले बहुत सारी पढ़ाई कर ली। तो बोले क्या? तो बोले ब्रह्मनाद संवाद हमने पढ़ा। तो बोले वो क्या होता है? बोले नींद का आनंद हमने लिया। अब मैंने बहुत बहुत आशीर्वाद अनेकांत, मोना, रुचि और अनुप्रेक्षा, सुनय, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि उनके पापा का जन्मदिन है, सुनय के पापा का जन्मदिन है, अनुप्रेक्षा के पापा का जन्मदिन है और रुचि के पति देव का जन्मदिन है। बहुत बहुत मेरे सबको भाई का बधाई। जन्मदिन है। तुम्हें बहुत अब मैं बहुत भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, ये आ, है इनके छोटे आदरण भाई अरिहंत। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं आज अपने भाई को? आदरणीय भाई साहब को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और साथ ही मार्गदर्शक भी हैं। आपका आशीर्वाद यूं ही हम पर हमेशा बना रहे, आपका स्नेह बना रहे। मैंने एक कविता लिखी है, आपको समर्पित कर रहा हूँ हाँ, कि कैमरा अपनी तरफ कर लीजिए। जी जी। हाँ, सहज सरल सहज गहरे प्रशांत, विचारों में भी अनेकांत, हास्य विनोदी मिलनसार, कवि हृदय और कलाकार। बचपन से जो रहे हैं मेरे मार्ग प्रदर्शक, आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं, व्यक्तित्व आकर्षक, चिंतक वो दार्शनिक, युवा विद्वान और लेखक, वक्ता वो हैं उत्कृष्ट, हजारों हैं प्रशंसक। क्या बात। सराहा है भारत सरकार ने जिनके योगदान को, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जिनके तत्व ज्ञान को। ख्वाहिश है कि बन जाऊं मैं भी उनके सदृश, ख्वाहिश है कि बन जाऊं मैं भी उनके सदृश, अंश भी पाऊं तो समझूं सार्थक हुई कोशिश। डांट भी जिनकी मुझ पर आशीर्वाद है, डांट भी जिनकी मुझ पर आशीर्वाद है, फटकारना भी जिनका मेरे लिए प्रसाद है, फटकारना भी जिनका मेरे लिए प्रसाद है। इसमें छिपा दिख जाता अपार अदृश्य प्रेम भी, इसमें छिपा दिख जाता अपार अदृश्य प्रेम भी, स्नेह हूं जो मिले मुझे ऐसे प्रणेता, जो है मेरे गुरु भी मैं हूं जिनका अध्येता। परिवार के स्तंभ हैं परिवार के गौरव, परिवार के स्तंभ हैं परिवार के गौरव,
आप जैसा मिलना भी होता है दुर्लभ। जिनके गुणों का हमेशा करता हूं मैं अदब, ऐसे मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब, ऐसे मेरे आदरणीय बड़े भैया भाई साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको जन्मदिन की। अनेकांत का एक और श्रवण बेलगोल में जो महामस्तक अभिषेक हुए ना गोमटेश्वर के, उनके 2 हाँ बार जी। वहां पर पिछली 12 साल पहले विद्युत सम्मेलन हुआ था, उसके भी संयोजक रहे और बहुत ही सफलतापूर्वक विद्युत सम्मेलन सफल हुआ था। और इस बार भी जो महामस्तकाभिषेक हुआ था उसमें संस्कृत सम्मेलन किया था, तो उसमें भी बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। स्वामी जी का भट्टारक, स्वामी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी का हमेशा भैया पे बहुत आशीर्वाद रहता है, हमारे पूरे परिवार पे बहुत आशीर्वाद रहता अभी है। जो अरिहंत ने कविता सुनाई, ये उनकी स्वरचित कविता थी, बहुत ही अच्छी अपने भैया के प्रति, और बहुत अच्छा उनका स्नेह है आपस में दोनों का, और उनका आशीर्वाद बराबर बहुत रहता है। सुंदर वो कविता सुनाई, और मैं कहूंगी कि मेरी तरफ से भी वही कविता, क्योंकि अभी मेरे पास इस समय सामने कविता नहीं, मैंने भी लिखी है पर इस समय मेरे सामने नहीं है, मैं फिर कभी सुनाऊंगी। पर जो अभी अनुराग ने कविता सुनाई है वो मेरी तरफ से भी और हम सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, भाभी को, सुनय को, अनुप्रेक्षा को। अनुप्रेक्षा बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से गोमटे स्तुति सुनाती है और बहुत टैलेंटेड बच्ची है। और सुनय भी बहुत ही इंटेलिजेंट है पढ़ाई लिखाई में, और हमेशा सबसे अच्छी बात ये है कि पूरा परिवार अभी एकदम अपने धर्म के प्रति समर्पित है और नई नई चीजें सीखने के बच्चे खुद भी प्रयास करते रहते हैं। और भैया की और भाभी की भावना रहती है कि जितने अच्छे संस्कार उनके अंदर वो दे सके अभी इस समय बचपन में, वो देने का प्रयास वो करते रहते हैं। तो भैया भाभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा गाना गाता है बराबर, हाँ, गाना भी बहुत अच्छे अच्छा गाते हैं। तो मैं अब मैं तुम्हारे ये पास पूछना चाहती हूँ, समय है थोड़ा सा, 10 मिनट मेरा। एक बार हाँ, 5 मिनट, एक बार 5 मिनट। थोड़ा ध्यान आ गया बचपन का। स्कूल जाना होता था सुबह सुबह, तो इनको दूध देते थे तो दूध ज्यादा गर्म हो गया, और ठंड का दिन है, इनका मुंह भी धुलाना है तो पानी भी गर्म चाहिए। तो इनको कहते थे कैसे करें, तो ये कहते थे मम्मी एक काम करो, ठंडे पानी में गर्म वाला दूध का बर्तन घुमा दो, तो दूध ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा, तो हम मुंह धो लेंगे और दूध पी लेंगे। तो मतलब इस तरह से युक्ति बता दी हमको। हमने कहा, और एक बार दूध ले चले गए बराबर, ड्रेस वेस पहन के चले गए डिब्बा लेके, फिर लौटे नहीं बहुत देर तक। हमने कहा स्कूल का पूरा टाइम हो गया, लौटा क्यों नहीं, बगल में ही था थोड़ी दूर में। तो हम पीछे से गए, तो वहां जो दूध वाला था उसका नाम था मुन्ना, तो वो इसको बहुत छेड़ता रहता था अक्सर अनेकांत को। तो इसने क्या किया कि जल्दी जल्दी मत करो और लकी, हम तुमको अभी दूध देंगे, थोड़ी देर बैठो, और उसको पेड़ पर बिठा दिया। पेड़ है, उस पर जाकर उसको उठा के बिठा दिया। अब हम जब पहुंचे तो हमने देखा कि अनेकांत नहीं, हमने उससे मुन्ना से पूछा, हमने कहा मुन्ना, अरे लकी आया था और डिब्बा लाया दूध, कहने लगा वो बैठा ऊपर। तो मैंने, हमको बहुत गुस्सा आई, पढ़ेगा लिखेगा इतना ही ऊंचा जाएगा, उतनी ऊंची हमने बिठा दिया उसको। वो बोला ऐसे दूध बार कहले जितने ऊंचे बिठा दिया है ना कि ऊंचा जितना जाएगा। ऊपर हमने बिठा दिया है वो इतना ही ऊपर जाएंगे। बहुत ही अच्छा किस्सा आपने, बहुत ही अनदेखे किस्से जो हम लोगों ने, मैंने तो खैर बचपन जिया है भैया के साथ, तो अभी भी इतना आशीर्वाद, इतनी प्रेरणा हम सभी को मिलती रहती है। कभी भी कोई भी समाधान चाहिए हो, हमेशा भैया देते रहते हैं। इतने अच्छे अच्छे किस्से आपने सुनाए, निश्चित रूप से हमारे जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं उन्हें पसंद आए होंगे। और इस तरह की जो बचपन की बातें हैं ये अपने आप में बहुत अनोखी होती है। और एक बात इससे निकल के आती है कि जो भैया है वो कभी भी मतलब बदमाशी, उन्होंने जो बचपन वाली बदमाशी है वो नहीं की है। हमेशा वो धीर गंभीर और अच्छे रूप में, मतलब एक तो हास्य उनका प्रिय विषय है, वो हमेशा हंसते और हंसाते रहते हैं।
चुटकुला सुनाने में माहिर है, उसके मुंह से जो भी बिल्कुल सुना जाए बिंदास हो गए। हंस के लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, वो जब चारों लोकगीत कीर्ति सुनाते बड़े हैं, बड़े उनके ऊपर जब चारों वो कीर्ति बुंदेली, भट्टारक स्वामी आपको जी याद है, बराबर घंटों आपको याद है, करते हैं। आपको याद है जब वो बुंदेली गीत सुनाते हैं या किसी का किस्से सुनाते हैं तो एकदम जो ठहाके, मतलब उन्होंने अगर किस्सा सुनाया है और उसमें हंसी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। वो इतने अच्छे से कोई भी किस्सा सुनाते हैं कि हम लोग बिल्कुल मतलब पेट पकड़ पकड़ के हंसते, इतना ज्यादा उनका मजेदार सारे किस्से होते हैं। तो उनकी बताने की शैली, उनकी बोलने की शैली का अंदाज अपने आप निराला है। जहां पर हास्य की जरूरत है वहां हास्य, जहां गंभीर की जरूरत है वहां गंभीर। तो इस तरह से एक पूरा व्यक्तित्व, और आज तो आप देख आज ही रहे हैं। हम कि आज अनिकांत हमारे पास होते, परंतु इस समय ये जो परिस्थिति हाँ, चल जो रही है एक उसके कारण समय, ऐसा जो समय चल रहा है उसके कारण नहीं हम्म, है। तो हम लोगों ने इसके माध्यम से आज ढेर सारी शुभकामनाएं दी और हम लोगों ने बहुत ही रोचक किस्से सुने। अब बस हमारा समय भी काफी हो गया है, तो मैं अपनी माँ से चाहूंगी कि अब हम फिर अब से मिलेंगे। आप अनेक लोग सुनो, अब अनेकांत को ज्यादातर अपने जीवन साथी के साथ रह रहे हैं, तो अब आगे की कहानी वही सुनाएंगी। रुचि जैन जब कभी भी सुनाए, शाम को सुनाए तो वही सुनाएंगी। क्योंकि बिल्कुल उनके भी बिल्कुल, अब आगे खट्टे की मीठे अनुभव है, खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं, बताएंगे उनके आगे के। हम अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और आज हमने एक हाँ, शानदार कार्यक्रम किया। अनेकांत की कहानी, माँ की जुबानी। लकी से अनेकांत बनने तक का जो सफर है उसको हमने जाना। हालांकि हम पूरे सफर को तो नहीं जान सकते क्योंकि समय बहुत कम रहता है, पर छोटी 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 प्यारी प्यारी बातों के जरिए हमने एक बात, उनकी जो अनोखी अनोखी बातें थी बचपन की निराली, वो सारी चीजें सुनी समझी। और हम सभी की तरफ से एक ये बहुत ही प्यारा सा उपहार है उनके लिए कि वो हमेशा इस यादों को सहेज कर रखे और इसी तरह उन्नति और तरक्की करते रहे। हम सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं भैया के लिए, भाभी के लिए, सुने के लिए, अनुप्रेक्षा के लिए कि खूब फलो फूलो, तरक्की करो और अपनी कामयाबी में खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो और लक्ष्य को प्राप्त करो। और हमेशा धर्म, दर्शन, संस्कृति और भारतीय संस्कृति से जुड़कर, शाकाहार से जुड़कर उसका प्रचार प्रसार हमेशा करते रहो, प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार करते रहो। हम सभी की यही शुभकामनाएं हैं भैया जी के लिए। तो आज के लिए माँ, अब हम आप सभी से इजाजत लेंगे और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष था और हम सभी की शुभकामनाएं। मैं फिर से कभी जरूर हाजिर होंगी। भैया की कविताएं बहुत प्यारी प्यारी रही है और उसका कुछ पिटारा मेरे पास भी है, तो मैं उनका पिटारा खोल के किसी दिन उनकी कविताएं सुनाऊंगी आपको। हो सकता है आज शाम को ही अगर समय मिले तो तब तक के लिए आप ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, आप लोग बहुत सारे लोग, हाँ ये बात मैं बताना भूल गई कि सुदेश जी, सारिका जी, उपेंद्र जी, नीरू जी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शुभकामनाएं दी हैं। पूजा जी हैं, विजय जी हैं, मयंक जी हैं, अंजू जी, किरण जी, बहुत सारे राघवेंद्र जी, मतलब इनके जितने भी परिचित लोग हैं, सुमन जी, तृप्ति जी और ज्योति जी, ज्योति बाबू जी, मनोज जैन जी भैया जी और जवाहर, तृप्ति, कमलेश जी, प्रताप जी जो इनके शिष्य हैं, खेमचंद जी, चौधरी संजय जैन जी, नंदकिशोर भैया, सभी लोग, बहुत सारे लोगों के नाम है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी है, तो आप सभी का भैया के जन्मदिन पर इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। अब हमें इजाजत दीजिए, हम फिर ऐसी ही प्यारी प्यारी बातों को लेकर रोज हाजिर होते हैं। तो माँ की कहानियां सुनना मत भूलिएगा। अगर आपने पहले माँ की कहानियां नहीं सुनी है तो मेरे पेज डॉक्टर इंदु जैन राष्ट्र गौरव पे जाके आप ढेर सारी कहानियां सुन सकते हैं। रोज हम हाजिर होंगे माँ की कहानियों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।
प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी, मेरे आदरणीय बड़े भ्राताश्री को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जीवन की सरिता में बहे स्नेह का रस, हम सभी की यही भावना। शुभ हो जन्म दिवस। शुभ हो जन्म दिवस। शुभ हो जन्म दिवस। खुश रहिए। एक गाना गाए क्या? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। आगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जनानम। एक बात बताना आप भूल गई हैं कि इनका जन्म जन्माष्टमी के पहले ही हुआ था, तिथि के अनुसार। तो इनका एक जन्मदिन तिथि के अनुसार भी अभी ही बीता है, 2 दिन पहले। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अलविदा। जय